हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी सीए फाइनल। तो आज का अपना जो लेक्चर रहने वाला है, इसमें अपन देखेंगे कि आपको 100 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है 3 आवर्स में। चाहे वो कोस्टिंग का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आप उसको पूरा कैसे अटेम्प्ट कर पाओ। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाता। और कोस्टिंग का तो जो ओल्ड कोर्स का है वो 80-70 का ही अटेम्प्ट हो पाता है, मतलब पूरा कभी अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता, 70 तक ही अटेम्प्ट हो पाता है। इस बार भी काफ़ी सारे लोगों का वो 60-70 का ही अटेम्प्ट हुआ था कोस्टिंग का पेपर, तो किसी का तो 60 के रेंज में अटेम्प्ट हुआ था। तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे वो सारा आज अपन देखने वाले हैं कि पेपर आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, पूरा पेपर किस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे 100 मार्क्स का पेपर। वो आज अपन देखेंगे कि आपको किन किन बातों को फॉलो करना है जिससे आप कोई भी पेपर हो वो पूरा अटेम्प्ट कर पाओ, चाहे थियोरी वाला हो चाहे प्रैक्टिकल वाला हो। इसके अलावा अपन ये भी देखेंगे एमसीक्यू आपको स्टार्टिंग में करने बाद में करने, ये सारी चीज़ें आज अपन देखेंगे। राधे राधे नवीन जी, रोचा जी, वीजी जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपन। उससे पहले मैं एक बार आपको अनअकैडमी के प्लान के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा तो तुरंत इंस्टॉल कर लेना चाहिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल के लिए कुछ काफ़ी सारी फ्री क्लास मिलेंगी आपको स्पेशल क्लास में, जनवरी 21 के लिए भी, नवंबर 21 के लिए भी, मई 21 के लिए भी। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस कवर होंगे, वो आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री। इसके अलावा यहाँ पे आप प्लस का प्लान ले सकते हो। प्लस के प्लान में भी काफ़ी सारे फायदे हैं। यहाँ पे फाउंडेशन और इंटर के लिए यहाँ पे 1000+ कोर्स अवेलेबल है, जिसमें फुल कोर्स भी है, रेगुलर बैच भी है, फास्ट ट्रैक बैच भी है, रिवीजन बैच भी है, हर तरह की बैच है। और एक सब्जेक्ट के आपको 10+ टीचर्स की बैच मिल जाएंगे, 10+ टीचर्स के कोर्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी वैरायटी आपको फाउंडेशन और इंटर में मिलेगी। और फाउंडेशन और इंटर की यहाँ पे जो प्लान है वो काफ़ी सस्ता भी है, मतलब मार्केट की जो रेट है उससे काफ़ी सस्ता आपको प्लान भी पड़ेगा। मतलब 1 साल का प्लान लगभग 15,000 का, जिसमें आपको फाउंडेशन की क्लास भी मिल जाएंगी और इंटर की क्लास भी, और वो आप अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हो। और किसी भी टीचर का जिसका भी मन करे उसका देख सकते हो आप। इसके अलावा सीए फाइनल के भी अभी यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हुए, कुछ सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया फास्ट ट्रैक बैच में एक तो आईडीटी वगैरह स्टार्ट हो चुका है इसमें, और एक लॉ वगैरह का भी इसमें फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हो चुका है, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ्स का प्लान ले सकते हो। अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच वगैरह देखना है, रिवीजन बैच देखना है, तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको फुल कोर्स देखना है, रिवीजन बैच भी देखना है, फास्ट ट्रैक बैच भी देखना है, 12 या 24 मंथ्स का प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप सीए फाउंडेशन या इंटर में हो तो आपके लिए बेस्ट है 12 या 24 मंथ्स का प्लान, अगर आप सीए फाउंडेशन और इंटर में हो तो। इसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड आप अतुल सीए यूज़ करोगे, अतुल सीए यूज़ करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप रिवीजन वीडियोस के लिए, स्ट्रेटेजी वीडियोस के लिए अनअकैडमी सीए फाइनल के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अनअकैडमी में 2 चैनल लॉन्च किए, टेक्स्ट टॉक के नाम से, कॉमर्स स्टडीज़ के नाम से, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। टेक्स्ट टॉक में आपको सीए इंटर और सीए फाइनल की कॉमर्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके वीडियोस मिलेंगे। सीए फाइनल और इंटर की जो टेक्स्ट की सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस यहाँ कवर होंगे। इसके अलावा कॉमर्स स्टडीज़ में 11-12 की कॉमर्स की रिगार्डिंग वीडियोस यहाँ आपको मिलेंगे। साथ में आप सीए फाइनल का एक फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट हुआ है नवंबर 20 से मई 21 के लिए, ये आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कुछ सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, बाकी भी इसमें स्टार्ट होने वाली हैं। तो आज अपन देखेंगे कि आपको 100 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जनवरी 21 के लिए वीडियो रहने वाला है अपना, जनवरी 21 एग्जाम्स के लिए। तो 100 मार्क्स का पेपर आपको किस वे में अटेम्प्ट करना है वो आज अपन देखने जा रहे हैं। तीन घंटे में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये आज अपन देखेंगे। एक एक करके क्या क्या बातें आपको फॉलो करनी है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, जैसे मान लो प्रैक्टिकल है, थियरी, कोई भी पेपर है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन से स्पीड बनानी है। मतलब आपको स्पीड फर्स्ट क्वेश्चन से रखनी है। स्पीड ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन अच्छी राइटिंग में कर लिया फिर दूसरे क्वेश्चन से स्पीड बनाना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं करना। आपको पहले क्वेश्चन से स्पीड बनानी है तो ही आपका पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। अगर आपने एक क्वेश्चन को, चलो मान लो आपने 15 नंबर का क्वेश्चन था एक, और उसको आपने मान लो 50 मिनट दे दिए,
तो कुछ नहीं होने वाला, फिर पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। आपको पहले क्वेश्चन से स्पीड बनानी पड़ेगी, पहले क्वेश्चन से ही आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन को अच्छी राइटिंग में लिख दिया, बाकी गंदी राइटिंग, उससे कुछ मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन भी गंदी राइटिंग में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्पीड आपको स्टार्टिंग से बनानी है, स्पीड आपको स्टार्टिंग से रखनी है, और राइटिंग को नहीं देखना आपको, बस स्पीड को देखना है। राइटिंग कैसी भी आए आपको तो स्टार्टिंग से स्पीड रखनी पड़ेगी, तो ही पेपर अटैम्प्ट होगा। अगर आप राइटिंग देखोगे तो पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो इससे बढ़िया आप स्टार्टिंग से स्पीड रखो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन से स्पीड रखो। दूसरी बात है आपको पहले जो 15 मिनट मिलते हैं, जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। इसका यूज़ कैसे करना है वो देखो। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम का यूज़ कैसे करना है देखो। अगर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होती हैं, इनमें तो एमसीक्यू आते भी नहीं है, जैसे एफआर हो गया, एसएफएम हो गया, अपनी कॉस्टिंग हो गई, इनमें एमसीक्यू नहीं आते। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स फुल प्रैक्टिकल, जैसे एग्जाम्पल है एफआर, एसएफएम और अपनी कॉस्टिंग, ये हो गई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इनमें एमसीक्यू वगैरह नहीं आते। तो 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम आपको मिले, 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम मिलता है, इसमें आपको क्वेश्चन रीड करने हैं। अब क्वेश्चंस, कुछ लोग होते हैं बस एक क्वेश्चन पकड़ लिया उसको रीड करने लग जाते हैं 15 मिनट तक, और 15 मिनट उसमें वेस्ट कर देते हैं। ऐसा रीड नहीं करना आपको। रीड कैसे करना है, रीड क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऊपर से देखने हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एफआर, एसएफएम, कॉस्टिंग में एक बार सारे क्वेश्चन ऊपर से देखने हैं। मतलब पूरा रीड नहीं करना, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन देखा हुआ है या नया क्वेश्चन है। देखते ही पता चल जाएगा कि ये देखा हुआ क्वेश्चन है या नया क्वेश्चन। ऊपर से आपको क्वेश्चन देखने हैं। अगर मान लो आप एक क्वेश्चन को पढ़ने बैठ गए तो टाइम आपको उसी में वेस्ट हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने बैठ गए तो 15 मिनट तो उसी में लगा दोगे आप। तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, ऊपर से देखना है कि नया क्वेश्चन है या देखा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसा कर करके आपको क्या करने हैं, सभी सब्जेक्ट्स में जो देखे हुए क्वेश्चन है ना, मतलब जो क्वेश्चन आपके करे हुए हैं या देखे हुए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने हैं। मतलब जो ऑलरेडी आपने करे हुए हैं पहले, मतलब किसी भी बुक से करे हुए हैं, स्टडी मेट वगैरह से या इंस्टीट्यूट की आरटीपी या एमटीपी के, ऐसे क्वेश्चन होंगे पेपर में। ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन न्यू आते हैं, ऐसा भी कोई पेपर नहीं आया कि सारे क्वेश्चन ही न्यू थे। ऐसा मैंने एक भी पेपर नहीं देखा आज तक इंस्टीट्यूट का। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको देखे हुए मिलेंगे। एकदम सिंपल पेपर आ गया मान लो तो सारे क्वेश्चन ही देखे हुए मिलेंगे। और मान लो आउट ऑफ बॉक्स पेपर भी आ गया है ना, तो लगभग 25 या 30 नंबर के पेपर देखे हुए मिलेंगे। तो इनमें मैं लिख देता हूँ रिपीटेड क्वेश्चन, या रिपीटेड क्वेश्चन लिख देता हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन मतलब जो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में, जो आपके एसएम वगैरह में, मतलब एसएम, आरटीपी, एमटीपी वगैरह के क्वेश्चंस, या पास्ट पेपर्स वगैरह के क्वेश्चंस, या ओल्ड कोर्स है तो ओल्ड कोर्स की पीएम के क्वेश्चंस। अब ये सारे क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड क्वेश्चन, जो देखे हुए क्वेश्चन होते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, पेपर अगर सिंपल पेपर है तो ऑलमोस्ट क्या होगा, जो ऑल क्वेश्चंस होंगे ना, तो सारे के सारे क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे अगर सिंपल पेपर है तो। सिंपल पेपर में आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन नया मिल सकता है, मुश्किल से मुश्किल मिले तो, नहीं तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और अगर आपको सैंपल देखना है तो इस बार न्यू कोर्स का एफआर का सैंपल देख लो। न्यू कोर्स का एफआर वाला पेपर पूरा कॉपी पेस्ट था, एक भी क्वेश्चन नया नहीं था उसमें, एक क्वेश्चन भी न्यू नहीं था। और दूसरी बात करें न्यू कोर्स की, आप पोस्टिंग का पेपर देख लो, उसमें एक क्वेश्चन न्यू था, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट था, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट था। इसके अलावा तीसरा पेपर बात करें डीटी में अगर आपने इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, मतलब मेरा क्वेश्चन बैंक कर रखा था, तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन न्यू मिलेंगे, बाकी सारे कॉपी पेस्ट थे। हाँ, फिगर तो चेंज होती है। देखो, ऐसा नहीं है कि फिगर भी सेम आ जाती है, कभी कभी फिगर सेम आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिगर सेम आ जाती है, फिगर्स वगैरह चेंज होती हैं। तो कभी आप सोचो कि फिगर भी सेम आ जाती है तो आप फिगर याद कर लो, उससे काम नहीं चलता। फिगर चेंज होती है, बाकी तो फुल कॉपी पेस्ट आपको क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये होते हैं सिंपल पेपर। इनमें तो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। अब सिंपल पेपर आ गया तो क्या करोगे, सारे रिपीटेड दिख रहे हैं आपको, तो आगे तो मजे हो गए, सिंपल दिख रहा है आपको पेपर, सारे रिपीटेड दिख रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये पेपर काफ़ी टफ लगते हैं। ये उन लोगों को लगते हैं जो किस इंस्टीट्यूट की बुक को देखते ही नहीं है खोल के कभी, मतलब इंस्टीट्यूट की बुक को देखते ही नहीं है, किसी और के भरोसे, किसी और की बुक के भरोसे चले जाते हैं, और ऐसी बुक के भरोसे जाते हैं जिसमें इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन ही नहीं होते। तो उनको पेपर टफ भी लगता है, ऐसा वाला पेपर भी, तो वो पास नहीं हो सकते। उनको बात ही अलग करो। ऐसे होते हैं कुछ ना कुछ, तो उनकी तो बात ही अलग। जिसको जैसे मान लो इस बार जिसको एफआर का पेपर टफ लगाओ, या जिसको कोस्टिंग का पेपर टफ लगाओ, या जिसको डीटी का पेपर टफ लगाओ, तो उनको तो अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है।
उनको अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है, नहीं तो वो आगे पास नहीं होंगे कभी अगर वो उसी स्ट्रेटजी से चलेंगे। क्योंकि अगर आपको FRDT और कोस्टिंग का पेपर टफ लगा इस बार में न्यू कोर्स में FRDT कोस्टिंग, और ओल्ड कोर्स की बात करें तो SFM इसका ODT का पेपर किसी को भी टफ लगा है तो उनको तो अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है। उनका तो पास होने का कोई चांस नहीं है, ना तो जनवरी में चांस है ना मई में चांस है, अगर वो उसी स्ट्रेटजी से चले तो। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में तो आप जो सिंपल वाले पेपर्स आते हैं उनमें तो आपको ज़्यादा स्कोर करना है। ये पेपर होते हैं एग्जामिनेशन लायक, मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आप भी आराम से एग्जामिनेशन ला सकते हो, क्योंकि देखा हुआ पेपर आ रहा है। बताओ देखा हुआ पेपर कभी आपको 12th क्लास में मिलता था क्या? 11th-12th क्लास में कभी मिलता था क्या? कभी मैथ का पेपर आपने देखा है कि देखा हुआ मिला हुआ आपको, या अकाउंट्स का पेपर? कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो उनमें भी न्यू आ जाते थे, कभी कभी तो पूरा पेपर भी न्यू आता था। राजस्थान बोर्ड में तो ऐसा होता था, मुझे CBSE का पता नहीं, CBSE में क्या चलता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन न्यू क्वेश्चन मिल जाते थे। ऐसे ही 10th क्लास में भी न्यू क्वेश्चन मिल जाते थे, स्कूल में भी न्यू क्वेश्चन मिल जाते थे कभी कभी तो। लेकिन अब आपको CA में पूरा पेपर कॉपी पेस्ट मिल रहा है, CA में पूरा पेपर कॉपी पेस्ट मिल रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। तो ऐसे पेपर में आप काफ़ी तगड़ा स्कोर कर सकते हो, ऐसे पेपर में काफ़ी तगड़ा स्कोर करके बाकी पेपर जो टफ आते हैं उनको सेट ऑफ कर सकते हो। तो इन पेपर में अब स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है? कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को पेपर सिंपल लगते हैं क्योंकि कर रखे हैं, लेकिन वो जल्दबाजी में खुशी खुशी में गलत कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इस बार भी हुआ है काफ़ी सारों के साथ, मेरे पास मैसेज वगैरह आए थे काफ़ियों के कि पेपर बिल्कुल सिंपल था लेकिन जल्दबाजी में हमने गलत कर दिया, खुशी खुशी में गलत कर दिया। कुछ लोगों को तो टफ लगा तो वो बात ही अलग, वो तो काफ़ी कम होते हैं ऐसे वाले तो, जिनको टफ ही लगते हैं सिंपल वाले। और कुछ लोग इसमें तगड़ा स्कोर कर लेते हैं, और कुछ जो लोग इनमें 85-90 तक स्कोर कर लेते हैं फिर वो टॉप 10 में आते हैं, वो टॉप 10 में आते हैं। देखो अब इंडिया में कितने कम लोग हैं जो इन पेपर में भी इतना स्कोर कर पाते हैं, काफ़ी कम लोग होते हैं, ये मान लो आप। तो सिंपल पेपर में सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो ऐसे पेपर में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ज़्यादा खुश नहीं होना। ज़्यादा खुश क्यों नहीं होना? एक तो क्या होता है ऐसे पेपर में कभी कभी क्या करता है इंस्टीट्यूट, 1-2 क्वेश्चन में 1-2 एडजस्टमेंट चेंज कर देता है, मतलब सारे क्वेश्चन में नहीं करता, 1-2 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में कर दिया या 2 क्वेश्चन में कर दिया। 8 नंबर का एक क्वेश्चन चेंज कर दिया, 16 नंबर के 2 क्वेश्चन चेंज कर दिए, जिसमें उन्होंने 1-2 एडजस्टमेंट चेंज करे, पूरा चेंज नहीं किया। ये तो आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन में पूरा पेपर आपको देखा हुआ लग रहा है तो देखो इसमें पूरा देखा हुआ लग रहा है, आपने ऊपर से देख लिया, 5 मिनट में ऊपर से पूरा देख लिया क्योंकि देखा हुआ पेपर था। फिर आप देखो जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जिनके क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चन भी है उसमें, तो पहले उनको देख लो, उनको एक बार फिर से ऊपर से देख लो कि उसमें कोई चेंज तो नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, मतलब जैसा मॉड्यूल में था वैसा का वैसा दिया है, या इंस्टीट्यूट ने एक पॉइंट नया तो नहीं डाला, या एक पॉइंट हटा तो नहीं दिया, ऐसा देख लो। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा होता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है 1-2 क्वेश्चन में, जैसे कोस्टिंग में इस बार एक क्वेश्चन में किया था इन्होंने, तो ऐसा आप देख लो। ऐसा देख के आप क्या करो, क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से करने हैं आपको। और सिंपल वाले पेपर में आपको कभी कभी कन्फ्यूजन भी आ जाता है, आपको सारे क्वेश्चन ही आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, कि पूरा पेपर आता है आपको, पूरा ही पेपर आपको सोल्व होता है, मतलब 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे ओल्ड कोर्स में 7 क्वेश्चन आते हैं, न्यू में 6 आते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन भी आता है, तो कौन सा स्किप करें, कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, तो कौन सा स्किप करें। तो देखो स्किप करने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आता हो वो तो कर ही सकते हो, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते हो तो आप देखो कि जिसमें थोड़ी ज़्यादा थियरी है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जिसमें ज़्यादा थियरी है, जिस क्वेश्चन में थोड़ी ज़्यादा थियरी लग रही है आपको, उसको आप स्किप कर सकते हो, उसको आप स्किप कर सकते हो। और अगर मान लो आपके पास टाइम है, देखो टाइम होता नहीं है वैसे तो, फाइनल में तो होता नहीं है, CA इंटर में होता था, अगर फाइनल में मान लो आपको टाइम मिल जाता है कि आपका पेपर 2.5 घंटे में हो गया, अब वो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि जो एग्जाम में होता है ना रूल, वो क्या होता है, बेस्ट 6 चुनते हैं, जैसे बेस्ट 5, 6 क्वेश्चन है तो बेस्ट 5 चुनते हैं, वो पहला तो कंपलसरी होता है, फिर बाद वालों में वो बेस्ट वाले चुनते हैं। तो आप चाहो तो सारे भी कर सकते हो अगर टाइम मिल जाए तो, टाइम मिले तो, लेकिन ऐसा काफ़ी कम चांस है कि टाइम मिले, और टाइम बचाने के चक्कर में ऐसा मत कर देना बाकियों की क्वालिटी ख़राब कर दो। तो ऐसा नहीं करना, आपको ये वाला काम नहीं करना कि आपको सारे क्वेश्चन करने अटैम्प्ट। आप तो ये देखो कि जिस क्वेश्चन में ज़्यादा थियरी है, जिस क्वेश्चन में ज़्यादा थियरी लग रही है आपको, उसको स्किप कर दो सिंपल वाले में, और सिंपल वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें भी आपको केयरफुल रहना है। कोई क्वेश्चन ऐसा है, मान लो जैसे FR की बात करूँ मैं, FR में CFS का क्वेश्चन है, वो भी आपको आता है, देखा हुआ आ गया। ऐसे मान लो SFM में फॉरेक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल देखा हुआ क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ऐसे ही मान लो कोस्टिंग में क्वेश्चन है कोस्टिंग की बात करें तो अपन कोस्टिंग में बात कर लेते हैं अपन, चलो स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है,
ये थोड़े टॉपिक क्या होते हैं, थोड़े टिपिकल पढ़ते हैं। जैसे फॉरेक्स में गलती होने के चांस होते हैं, ऐसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी कभी कभी गलती होने के चांस होते हैं। और एक अपना जो टॉपिक है एफआर में सीएफएस में कभी कभी गलती होने के चांस होते हैं। ओल्ड कोर्स में तो होते हैं, न्यू वाले की पता नहीं, न्यू वाले का काफ़ी सिंपल बोलते हैं लोग कि न्यू वाले का सीएफएस काफ़ी सिंपल है। तो इन क्वेश्चन में फिर भी गलती होने के चांस होते हैं। तो इन क्वेश्चन को देखा हुआ भी है ना, तो थोड़ा बाद में करो, थोड़ा बाद में करो, मतलब दूसरे नंबर पे कर लिया, तीसरे पे कर लिया, चौथे पे कर लिया, लास्ट में कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करके रखो। आपको आता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बाद में करो अगर पूरा पेपर ही सिंपल है तो, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। पूरा पेपर ही सिंपल आ गया तो काफ़ी सारे ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन पिक करो जिसको आप अच्छे से कर सको, स्टार्टिंग ऐसे से करो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी कर लिया ना आपने वहाँ पे, 1 या 2 क्वेश्चन कर लिया ना वहाँ पे, अपने आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर गलतियाँ होने के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन मान लो आपने पहला क्वेश्चन फॉरेक्स का उठा लिया सिंपल पेपर में, और फॉरेक्स के क्वेश्चन में दिक्कत आ गई आपको थोड़ी भी, क्योंकि उसमें गलती होने के चांस भी होते हैं, और थोड़ी भी गलती कर दी तो दिक्कत हो सकती है। तो सिंपल पेपर में ये बात ध्यान रखना, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। एक पेपर होते हैं एवरेज पेपर। एवरेज पेपर क्या होते हैं, इसमें मान लो 60-40 का रेशियो रहता है, 60 रिपीटेड और 40 न्यू, ऐसा रेशियो होता है। 60 तो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं 60%, और 40% होते हैं न्यू क्वेश्चन। जैसे मैं बताऊं आपको, इस बार का एफआर का पेपर था ओल्ड कोर्स वालों का वो एवरेज पेपर था। एवरेज था, लेकिन वो अबव एवरेज इसलिए बन गया क्योंकि वो लेंथी पेपर था, तो उसको अपन अबव एवरेज भी बोल सकते हैं। लेंथी था, बाकी उसमें यही था कि 60% क्वेश्चन उसमें रिपीटेड थे, लेकिन 40% क्वेश्चन उसमें न्यू थे, तो वो एवरेज पेपर था। ऐसे ही अपन बात करें न्यू कोर्स वालों की अपन बात करें तो, जैसे अपन बात करें इलेक्टिव में इंटरनेशनल टैक्स का भी एवरेज टाइप का पेपर था। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको देखे हुए लगेंगे, मतलब देखे हुए, इनके अंदर के पूरे केस स्टडी सेम नहीं थी, लेकिन अंदर के क्वेश्चन देखे हुए लगेंगे, तो वो भी एवरेज पेपर था। और भी बात करें अपन लॉ वगैरह का पेपर की, तो उसमें भी इस तरह का हाल था। और ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में भी ऐसा हाल था। तो एवरेज पेपर ये होते हैं जैसे 60% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और 40% कुछ क्वेश्चन न्यू फ्रेम होते हैं, तो ये होते हैं एवरेज पेपर। अब इन क्वेश्चन में आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन पहले छांटने हैं। कहाँ है रिपीटेड क्वेश्चन छांट के आपको स्टार्टिंग तो नीचे करनी है रिपीटेड क्वेश्चन से, और उसके बाद फिर आपको नए क्वेश्चन पे जाना है। पहले रिपीटेड क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है, फिर आपको न्यू क्वेश्चन पे जाना है। अब जैसे मान लो आपने छाटे, जैसे ऑडिट का, या मान लो अभी प्रैक्टिकल का देख रहे हैं ना अपन, तो प्रैक्टिकल में ही मान लो एसएफएम का पेपर आ गया, मान लो एवरेज पेपर आ गया एसएफएम का, क्वेश्चन 1 2A 2B 3A 3B 4A 4, एक है 5A 5B, ये कुछ क्वेश्चन आ गए। अब जो एवरेज पेपर आता है ना, उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो आपको अच्छे से आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो पूरे आते होंगे आपको, मतलब उसमें दोनों पार्ट सिंपल होंगे। जैसे मान लो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन नंबर 3 के आपको दोनों पार्ट आते हैं। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन 5 के भी आपको दोनों पार्ट आते हैं, दोनों क्वेश्चन देखे हुए हैं 3 के भी और 5 के भी दोनों देखे हुए हैं। तो पहले आप इनको कर लो 3 और 5, जिनके दोनों पार्ट आते हैं, पहले आपने इनको कर लिया। अब आपको क्या दिक्कत है, 2 में से आपको 2 का A आता है और 4 में से 4 का B आता है। ये है आपके साथ में केस, ये है आपके पास, ये केस है मान लो, और इनकी वेटेज है 12 8 की है, इसमें 10 10 की है, ऐसी वेटेज है मान लो। तो ऐसा केस है। और 1 वाला क्वेश्चन आपको मान लो बिल्कुल नहीं आता, 1 वाला क्वेश्चन में काफ़ी कम आता है, आपको नहीं आता, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसे केस में 3 और 5 तो आपने कर लिया। अब 2 और 4 में से चेक करना है आपको, तो एक क्वेश्चन तो आपको आता है, एक क्वेश्चन चलो आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आप दूसरा क्वेश्चन किस लेवल तक कर सकते हो। आप दूसरा क्वेश्चन आप उसको पूरा कर सकते हो या बिल्कुल ही नहीं आता। मान लो बिल्कुल ही नहीं आता दूसरा क्वेश्चन, आपको 2 का भी बिल्कुल ही नहीं आता, ऐसा मान लो 2 का भी बिल्कुल नहीं आता, 2 का A आता है पूरा 12 नंबर का। अब 4 में गए आप, 4 का B तो अच्छे से आता है आपको 10 नंबर का, लेकिन 4 के A में आधा पार्ट आता है आपको, आधा पार्ट आता है। फिर देखो कि बेटर क्या रहेगा, 4 का B 10 मार्क्स और 4 के A में कुछ ना कुछ कर दोगे आप, 4-5 नंबर ले लोगे, तो 10 से 4-5 नंबर लोगे तो 14-15 नंबर बन जाएंगे आपके। 14-15 तुरंत सोचना है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि टाइम लगा रहे हो आप, 15 मिनट सोचने में लगा रहे हो। हाँ, 1 सेकंड में आपको सोचना पड़ता है वहाँ पे, बस क्लिक करना पड़ता है कि कितना आ सकता है। क्वेश्चन पढ़ा और आपको फिर कुछ सेकंड्स के अंदर आपको डिसीजन लेना होता है। तो आपको लगा कि इन दोनों में से मेरे आ जाएंगे 14 to 15 मार्क्स अगर मैं ये करूँगा तो, और ये करूँगा तो मेरे ओनली 12 मार्क्स ही आ पाएंगे, क्योंकि 2 का भी तो बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चन आ गया। तो बेटर क्या रहेगा आपके लिए, ये कर लो आप। फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे आपको जो करना है वो कर लो, उस अकॉर्डिंग करो। तो इस अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करो। ये सब डिसीजन आपको लेने होते हैं 15 मिनट के अंदर। ये डिसीजन लेने का टाइम बाद में नहीं होता। हाँ,
कभी कभी थोड़ा सा आप बाद में टाइम दे सकते हो कि 1-2 मिनट दे दिए, बाद में आपने 2 क्वेश्चन अच्छे वाले कर लिए, फिर आपने देखे फिर से 2 और 4 फिर से देखे आपने 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए देखे और फिर सोचा कि कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए। ये आपको तब की तब डिसीजन लेना है, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नंबर कीमती होता है, तो इस अकॉर्डिंग करो। अब आपके पास मान लो छोड़ने का है कि 2 और 4 में से कौन सा छोड़े, तो 2 छोड़ दो। 2 में एक क्वेश्चन आता है 12 नंबर का, लेकिन दूसरा बिल्कुल नहीं आता। 4 में 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन दूसरा भी थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है तो फायदा हो सकता है, थोड़ा बहुत क्या पता आधा आता हो आपको, और थोड़ा बहुत में क्या पता 2-3 क्वेश्चन कर दो तो ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत होते होते वो पूरा ठीक हो जाए, तो पूरा नंबर आ सकते हैं, पूरे नंबर इसमें आ सकते हैं। अब एवरेज पेपर में भी जो 40 नंबर के न्यू क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन में वो 1-2 चीज़ें चेंज कर देते हैं और वो न्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, 1-2 पॉइंट चेंज कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। नहीं, अब चेंज हो गई पॉलिसी, आप देख सकते हो। पहले थी हमारे टाइम से पहले बेस्ट वाली थी, फिर हुई हमारे अटेम्प्ट के बाद हो गई पॉलिसी फर्स्ट 5 वाली, फिर उसके बाद से अब 1-2 अटेम्प्ट पहले ही हुई है बेस्ट वाली हुई है। आप ICAI की साइट पे जाके देख लो, पता चल जाएगा आपको। आपको पहले से मार्किंग करनी पड़ेगी, वैरायटी है तो पहले से मार्किंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए, जो क्वेश्चन टफ है वो मार्क कर लो, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और वैरायटी इतनी नहीं है SFM में कि आपको ज़्यादा वैरायटी मिले। SFM तो काफ़ी कम कोर्स है SFM का तो। हाँ, आपने वो 300-400 घंटे वाली क्लास ले रखी है तो फिर तो वैरायटी है, फिर तो SFM का कोर्स ही कहाँ लगेगा आपको कम। अगर आपने स्टडी मैट वगैरह कर रखा है तो उसमें कुछ वैरायटी नहीं है स्टडी मैट में। हाँ, किसी मार्केट की कोई बुक कर रखी है, बुक में तो आपको हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, हज़ारों क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के मिल जाएंगे, और उसमें से एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। जो इस बार SFM का टफ पेपर आया था, बताओ किसी की बुक से आया क्या? किसी ने 1000-1500 क्वेश्चन करे तो उसकी बुक से आएगा। राधे राधे रुचि जी। देखो, मेरा CA फाइनल में लगभग 5-6 बार रिवीजन हुआ था। लास्ट के 6 महीनों की बात है, आर्टिकलशिप के बाद के 6 महीनों की बात है, तो लगभग 5 बार रिवीजन हो चुका था लास्ट के 6 महीनों में। तो रैंक लाने के लिए तो कम से कम 3-4 रिवीजन करने पड़ते हैं, और आपको अच्छी रैंक लानी है तो फिर 5-6 रिवीजन करने पड़ते हैं। देखो, अब गलतियाँ हो गई तो बस अब यही है कि आप उसमें से आइडेंटिफाई कर लो कि इंस्टीट्यूट के कौन से क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चन को कर लो। देखो, कल AMA का ABC एनालिसिस आएगा अनअकैडमी पे, परसों SCMP का ABC एनालिसिस आएगा अनअकैडमी पे, और बाकी ABC एनालिसिस भी कल परसों तक आ जाएंगे। जो भी आने होंगे कल परसों तक आ जाएंगे। SM आप रेफ़र मत करो, अमालगमेशन की मत रेफ़र करो, CFS तो स्किप ही कर दो पूरा, SM और PM। गुडविल की भी मत रेफ़र करो SM, और अमालगमेशन की मत रेफ़र करो, और बाकी चैप्टर की रेफ़र कर लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कर लो, ESOP वाले चैप्टर की कर लो, और कौन सा चैप्टर म्यूचुअल फंड वगैरह में 2-2 3-3 क्वेश्चन है वो देख लो। एक चैप्टर 6 की तो करनी है आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, और एक चैप्टर 10 की करनी हो तो कर लो। अब एक पेपर आते हैं टफ, जैसे SFM का आया था इस बार। इसमें क्या होता है, रिपीटेड का रेशियो होता है 20-25%, 20-80 मान लो, ये मान लो। कभी कभी 30-70 भी होता है, और कभी कभी 20-80 का रेशियो भी होता है। 20% रिपीटेड, 80% न्यू, मतलब 25 नंबर के लगभग रिपीटेड और बाकी न्यू लगेंगे आपको। जैसे SFM का पेपर था इस बार न्यू कोर्स का, तो उसमें लगभग 30 नंबर का 30 मार्क्स का पेपर रिपीटेड था, और 90 मार्क्स का पेपर नया लगेगा उसमें आपको। तो ऐसे पेपर में क्या करना है ये होते हैं टफ पेपर। अब आप बोलते हो टफ पेपर में न्यू क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से, कौन सी बुक से आते हैं ऐसे? तो देखो, मार्केट में कोई भी बुक ले लोगे ना, किसी की बुक से नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है,
मतलब इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, लेकिन इंस्टीट्यूट का पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चंस का खजाना है। खजाना कैसे है आपको भी पता है, इंस्टीट्यूट कब बना था, उसके बाद कितने पेपर हो चुके हैं आपको भी पता है। एसएफएम पहले भी होती थी, आज भी होती है, पहले दूसरे नाम से होती थी। फॉरेक्स का चैप्टर पहले भी चलता था, आज भी चलता है। तो ये सारे चैप्टर काफ़ी सालों से चल रहे हैं। ऐसे ही डीटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस का खजाना है। हाँ, अपडेटेड नहीं है, वो अपडेट कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती अपडेट करने में। जब पेपर बनाते तो अपडेट कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट के पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस का खजाना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का खजाना है। उनमें से फिर वो पेपर बनाता है, वो किसी की बुक से नहीं उठाता। इंस्टीट्यूट के पास कमी नहीं है क्वेश्चंस की, आपको भी पता है इंस्टीट्यूट कब से चल रहा है, तो कमी नहीं है उनके पास क्वेश्चंस की। तो ये रहता है, रिपीट 20 होते हैं, नए आते हैं 80। जैसे इस बार मैं बताऊँ किसकी बात कर रहे हैं अपन, एसएफएम की बात। एसएफएम का पेपर टफ पेपर था, टफ कैटेगरी में था। अगर अपन आईआईटी की भी बात करें, आईआईटी के पेपर भी टफ कैटेगरी में बोल सकते हैं उसको, अबव एवरेज पेपर था। और आईआईटी पे तो न्यू क्वेश्चन इसलिए आते हैं हमेशा क्योंकि आईआईटी में स्टार्ट ही जीएसटी कब से हुआ है, मई 18 से। इंस्टीट्यूट के पास क्वेश्चन भी कब से हैं, मई 18 से। उससे पहले के क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के पास, लेकिन वो सर्विस टैक्स वैट वगैरह के हैं, वो कुछ काम के नहीं है, वो इरेलीवेंट है जीएसटी के लिए। जीएसटी अलग है, वैट वगैरह अलग है। तो इस कारण इंस्टीट्यूट जीएसटी के क्वेश्चन नए फ्रेम करवाता है। तो जीएसटी में नए क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। हाँ, क्या पता बाई चांस 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। तो जीएसटी में जैसे पेपर में तो न्यू क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं और वो पेपर फिर अबव एवरेज आता है जीएसटी का। ऐसा भी नहीं कि न्यू क्वेश्चन बिल्कुल टफ होते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कोस्टिंग वगैरह के पेपर में या एफआर एसएफएम वगैरह के पेपर में ये टफ लगते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पेपर में क्या करना है, ऐसे पेपर में आप क्या करते हो, पहला क्वेश्चन देखते हो, पहले क्वेश्चन में ही आपके हाल ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन तो पूरा न्यू हो जाता है उसमें। ऐसा कोई पेपर आता है ना, तो पहला क्वेश्चन तो हमेशा न्याय देते हैं। तो ऐसा पेपर देख के आपको ये घबराना नहीं है, ऐसा पेपर देख के नहीं सोचना कि पास नहीं होंगे, क्योंकि ये पेपर टफ है ना पूरी दुनिया के लिए। मतलब पूरे जो भी लोग सीए दे रहे हैं, जो भी सीए का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए टफ है। चाहे वो रैंक 1 वाला दे रहा हो, जिसकी रैंक 1 आएगी वो दे रहा हो, चाहे जो फेल होगा वो दे रहा हो, सभी के लिए टफ है पेपर। और ऐसे पेपर में बोनस भी मिलता है, ये भी याद रखा करो, ऐसे पेपर में बोनस मिलने के चांस भी होते हैं, हमेशा बोनस मिलता है ऐसे पेपर में। तो टफ पेपर में क्या करना होता है, 20% रिपीटेड होते हैं, लेकिन आपको फिर ये क्वेश्चन भी नए लगने लग जाते हैं। जब आपको 80% क्वेश्चन वहाँ न्यू दिखते हैं ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है वहाँ पे। और जो 20% आपको आते हैं, मतलब 25 से 30 नंबर का जो पेपर आपको आता है, 25 to 30, वो भी आप भूल जाते हो। दिमाग ख़राब करके आप 25 से 30 नंबर वाला पेपर भी भूल जाते हो, और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। फिर इस पेपर में पास नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ऐसी गलती ना करो, वहाँ थोड़ा सा आप कंट्रोल रखो खुद के ऊपर, तो पहले क्या करो, जल्दी जल्दी देखो कि कौन से क्वेश्चन उसमें रिपीटेड है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे रिपीटेड, 25 से 30 नंबर के मिलेंगे, तो 2 या 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे रिपीटेड। 8-8 नंबर के मान लो 3 क्वेश्चन मिल गए रिपीटेड, तो उनको ढूंढ लिया आपने, उनको ढूंढ लिया। जैसे मान लो रिपीटेड क्वेश्चन आपने ढूंढे, और रिपीटेड क्वेश्चन थे, जैसे मान लो मैं बनाता हूँ, सीरियल बनाता हूँ मैं, 1 2A B 3A B, 2 पार्ट ले लेता हूँ मैं भी, फिर देखेंगे अपन 4A और B, 5A और B, और 6A और B। अब आपको ये क्वेश्चन है, मान लो पेपर आया, 20 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, बाद में 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो 1 तो मान लो पूरा न्यू है, ऐसा मान लेते हैं। इस पेपर में वैसे होता है कि 1 वाला पूरा न्यू आता है। अब बच गए ये क्वेश्चन। अब इसमें हमने देखा कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं। अब रिपीटेड क्वेश्चन भी ढूंढने लग गए आप, तो आपको मिला कि एक तो 5A रिपीटेड है, 5A देखा हुआ क्वेश्चन है, एक 3 का B देखा हुआ है, एक क्वेश्चन देखा हुआ है 6 का A, ऐसा दिखा आपको। और इसमें ऐसा ही होता है कि 2 क्वेश्चन एक साथ वो रिपीटेड देते भी नहीं, कि एक ही में 2 दे दिए उन्होंने। कभी कभी हो जाता है कि 5A और 5B दोनों रिपीटेड दे दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 वाला कर लेंगे अपन स्टार्ट। अभी 3 क्वेश्चन रिपीटेड आ गए। अभी 3 क्वेश्चन तो रिपीटेड हैं, देखे हुए क्वेश्चन है, कैसे भी हो आप, टफ हो चाहे सिंपल हो, तीनों क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि और कोई सो चांस है ही नहीं, बाकी तो नए क्वेश्चन है। ये आपको मिल गए, ये 3 क्वेश्चन आपने छाट लिए। अब देखो, 4th में दोनों क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, 2 वाले में दोनों क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है। ये पूरा न्यू है और ये वाला भी पूरा न्यू है। अब ये नए वाले तो आपको पढ़ने ही नहीं है, नहीं सीक्वेंस में कुछ नहीं लिखना होता आपको, सीक्वेंस में नहीं लिखना होता आपको, ऊपर नीचे लिख सकते हो आप, कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो करना होता। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, वहाँ सीक्वेंस नहीं देखा जाता। सीक्वेंस में कुछ नहीं लिखना होता। तो अब ये हुआ, अपन ने देखा, जैसे मान लो एसएफएम का पेपर ऐसा ही था इस बार। अब क्या करोगे उसमें, 3AB देख लिया, 5AB देख लिया, 6AB, 3 क्वेश्चन रिपीटेड है, 3 का B, 5 का A, 6 का A। अब इन रिपीट वाले क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है ना, जो नया है, उसको देखो
दूसरा पार्ट नया है उसको देखो। वो कंसेप्ट के बेस पे होगा, ऐसा नहीं टफ होगा वो क्वेश्चन, वो कंसेप्ट आते हैं तो सिंपल होगा। तो तीनों का देखो, वो तीनों में से किसका ठीक लग रहा है आपको, किसका आप कर सकते हो। मान लो आपको लगा कि 5 का बी आप कर सकते हो, 5 का बी आप कर सकते हो, आपको कंसेप्ट आते हैं, 5 का बी म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन आया मान लो, और वो उसके कंसेप्ट आपको आते हैं, वो आराम से कर दोगे आप। तो आप पहले उठा लो 5। बी नया क्वेश्चन है लेकिन आप कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो या कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तो 5 उठा के आपने कर दिया। अब 3A और 3AB और 6AB ये 2 क्वेश्चन हैं। अब इसमें देखो कि एक एक क्वेश्चन तो आता है, फिर दूसरे में से कौन सा आप ज़्यादा कर सकते हो। जो नया वाला क्वेश्चन है 3A ज़्यादा कर सकते हो या 6 का B ज़्यादा कर सकते हो। तो आपको लगा 3 वाला सही कर सकते हैं, 3 का A तो आता ही है, अच्छा 3 का B तो आता ही है, 3 का A भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, 3 का A भी हो जाएगा और आराम से इसको बना लेंगे। 4-5 नंबर तो ले लेंगे, 8 का नंबर, 8 का क्वेश्चन है तो 4-5 नंबर ले लेंगे। ये आपने देख के ये कर लिया, 2 क्वेश्चन ले लिए। अब तीसरे पे 6 उठाना पड़ेगा क्योंकि आपको 6 में भी एक क्वेश्चन आता है एक नहीं आता, तो 6 उठाना पड़ेगा क्योंकि 4 का और 2 का तो दोनों न्यू है, 4 के दोनों नए न्यू है और 2 के दोनों न्यू है। अब 4 और 2 में देखो बिल्कुल न्यू है और फर्स्ट वाला भी न्यू है। अब यहाँ दिक्कत आ गई, अब क्या करोगे। अब आप एक बार तीनों क्वेश्चन को पढ़ लो, 5 मिनट और दे दो एक्स्ट्रा, 5 मिनट पढ़ के देखो कि कौन से क्वेश्चन में आप कुछ कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन तो ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं आता आपको, एक डेरिवेटिव का नया क्वेश्चन आ गया, एक फोरेक्स का नया क्वेश्चन आ गया, मान लो 4th के ए में डेरिवेटिव का नया क्वेश्चन है, मतलब 2 के ए में डेरिवेटिव का नया क्वेश्चन है और 2 के बी में मान लो फोरेक्स का नया क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ है, बिल्कुल ही टफ लग रहा है आपको, तो इसको तो करो कैंसिल, ऑप्शन में कैंसिल कर दिया इसको। तो अब आपको करने बाकी दो, कोई सा भी कर लो अटेम्प्ट, तो उसमें छाटो तीनों में से। देखो 1 तो कंपलसरी करना है, उसको तो छोड़ जाओ। अब 2 और 4 में से एक क्वेश्चन आपको करना है, 2 और 4 में से एक क्वेश्चन करना है। तो देखो कि कौन सा आपके बस का नहीं है, कौन सा बिल्कुल ही बेकार है, कौन से में आप 1 या 2 नंबर ही ले पाओगे। तो आपको लगा 2 वाले में कुछ भी नहीं आ पाएगा तो इसको कैंसिल कर दो। 4 वाले में तो 4-5 नंबर ले लेंगे, 4 वाले के दोनों पार्ट करेंगे तो 4-5-6 नंबर ले लेंगे, तो फिर 4th कर लो और फिर 1 तो करना है आपको, वो कर लिया। तो ऐसे हैंडल करना होता है, ऐसे आपको हैंडल करना होता है। नहीं सारे आते हैं तो पूरा अटेम्प्ट मत करना। देखो पूरा अटेम्प्ट करने के बजाय आप क्या करना, बाकियों में क्वालिटी लेके आना। बाकियों की सारी स्टेप कर दिया आपने, फालतू में आप स्पीड में करोगे, 1-2 स्टेप भूल गए किसी क्वेश्चन की, फालतू में नंबर कट जाएंगे आपके। हाँ क्वेश्चन बैंक फ्री है, तो कोई फ़ायदा नहीं है पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का। मैं ट्राई कर चुका, मैं उसमें किया था, मैंने ट्राई ये इंटर में ITSM में ट्राई किया था। ITSM में इंटर में क्या पता टाइम मिल जाता था और ट्राई किया था, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बाकी क्वालिटी ख़राब हुई। तो सारे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, इससे बढ़िया आपको जो आते हैं अच्छे से उनमें अच्छी क्वालिटी ले आओ, और जिस क्वेश्चन में ज़्यादा थियरी है उसको छोड़ दो, जिसमें ज़्यादा थियरी है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब ये नए क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको क्या करें, ये कहाँ से क्वेश्चन आते हैं नए क्वेश्चन, मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं, आप आराम से कर सकते हो न्यू। ऐसा नहीं होता कि सारा पेपर ही टफ होता है न्यू क्वेश्चन में, कि सारे क्वेश्चन ही नहीं हो सकते। मैंने बताया ना कुछ क्वेश्चन न्यू ऐसे होंगे जो अगर आपने बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ रखा है ना तो हो जाएंगे सोल्व, और कुछ बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे जो नहीं हो सकते सोल्व, जो किसी से सोल्व नहीं हो सकते, जो अगर आप 1 घंटा भी दोगे तो भी सोल्व नहीं होंगे। बस ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करना है, ऐसे क्वेश्चन को तो दूर से ही इग्नोर करना है आपको। और इस बार जो SFM का पेपर था ना वो टफ था, लेकिन उसके क्वेश्चन जो आए थे ना वो थे आपके ओल्ड कोर्स के पास्ट पेपर से, पूरा ओल्ड कोर्स के पास्ट पेपर से था। 1-2 क्वेश्चन जरूर न्यू थे, वो तो बहुत पुराने क्वेश्चन थे, बाकी ओल्ड कोर्स के पास्ट पेपर से था। राधे राधे अमित जी। हाँ दे सकते हो आप इस अकॉर्डिंग, 3 दिन 2 दिन। देखो क्वेश्चन बैंक फ्री है, सारे क्वेश्चन बैंक फ्री हैं DT-IDT के, DT-IDT की फ्री है, ऑडिट का भी व्यू फ्री है, और DT-IDT तो वैसे शेयर कर रखे हैं मैंने। देखो सिली मिस्टेक्स कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, टेस्ट, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में आपके सिली मिस्टेक्स होंगी और वहाँ आपकी ठीक हो जाएंगी, एग्ज़ाम में फिर होंगी नहीं। लेकिन अगर आपने टेस्ट वगैरह नहीं दिए, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में बैठे, तो फिर हाँ सिली मिस्टेक्स होना है, मतलब किसी भी पेपर में हो सकती है। आपको जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाना होता है, तो उसका बचने का तरीका है पहले से टेस्ट वगैरह दो, और कोई तरीका नहीं है। जब मैंने भी टेस्ट दिए थे, मेरे
स्टार्टिंग में, तो मेरे भी 1-2 सीरीज में स्टार्टिंग में सिली मिस्टेक्स होती थी। मतलब कुछ भी उल्टा कर दिया, 24 को 42 लिख दिया गलती से। हो सकता है ऐसा 24 को आपने जल्दबाजी में 42 लिख दिया, ऐसी मिस्टेक भी हो जाती थी। तो ये तो बचने का तरीका यही है कि आप टेस्ट वगैरह दो घर पे बैठ के, और उसी से बच सकते हो इसमें। तो सिली मिस्टेक्स वाली बात हुई तो देखो, जीएसटी के नए क्वेश्चन आए तो अच्छी बात है, कर लो, पूरा पेपर मिल जाएगा आपको। 500 क्वेश्चन आ गए साइट पे, आईसीआई की साइट पे, मैंने देखा नहीं है। अगर आए हैं ऐसा तो काफ़ी अच्छी बात है, आप कर लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बनाए होंगे क्वेश्चन, क्योंकि जीएसटी के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के पास खुद के पास नहीं है, काफ़ी कम क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन आए या नहीं आए जीएसटी के भी। देखो, ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस की बात कर रहे हो तो पहले से हैं, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस तो पहले से हैं। ये तो क्या है, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन इन्होंने एक साथ कर दिए चैप्टर वाइज, और तो कोई क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा इसमें। ये तो चैप्टर्स ही हैं इसमें। नए क्वेश्चन तो कुछ नहीं आया, आप इन्हीं की बात कर रहे होगे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ये तो पहले से हैं, काफ़ी महीनों पहले से डाल रखे हैं इंस्टीट्यूट ने। कहीं और डाले होंगे, देखते हैं कहीं और होंगे तो। और थियरी है, एफएक्यू थियरी भी होते हैं, तो एफएक्यू थियरी है तो कुछ काम के नहीं है वो। हाँ, एफएक्यू में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ डाल रखे हैं तो बात अलग है। हाँ, न्यू डीटी के पेपर में फॉर्मेट चेंज करती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वापस सेम कर देंगे वो। इस बार उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल सेम दे रखा है। उन्होंने एमटीपी में वो फॉर्मेट देते हैं, उसमें भी वो फॉर्मेट देते हैं। ओल्ड का फॉर्मेट तो सेम था, लेकिन न्यू का ऊपर नीचे कर दिया। मतलब कभी ऊपर इंटरनेशनल टैक्स का क्वेश्चन, नीचे उसका क्वेश्चन, ऐसे उल्टे उल्टा किया। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मार्किंग सेम थी जो थी न्यू में। जो वेटेज था एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही था पूरा। वो टीडीएस, अरे उसमें टीडीएस 4 नंबर का नहीं पूछा था, 4 नंबर का टीडीएस पूछा था। उसमें एक क्वेश्चन आया था टीआरओ वाला, टैक्स रिकवरी ऑफिसर वाला, नया क्वेश्चन। वो टीडीएस चैप्टर से ही था, वो टीडीएस चैप्टर से था। कोई पढ़ता नहीं है वो पॉइंट, और कोई पढ़ाता भी नहीं है उस पॉइंट को, उसमें से था एक। तो वो क्वेश्चन शायद 5 नंबर का था, 5 और 4 9 नंबर का टीडीएस आया था, और 1-2 नंबर के एमसीक्यू, तो वही 10-11 नंबर का आ गया। चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों में आया ही था 10-10 नंबर का। मैट का क्वेश्चन न्यू कोर्स में आया था, ओल्ड में नहीं आया। और पीजीबीपी का क्वेश्चन आता है, ये 14 मार्क्स का, दोनों में आया था। नहीं, क्वेश्चन का अलग से पीडीएफ नहीं डाल रखा मैंने, जो आपको करने हैं उन क्वेश्चन का मैंने कोई अलग से पीडीएफ नहीं डाल रखा ओल्ड पीएम के। एएमए और एससीएमपी का सिलेबस तो देखो, एएमए का जो कोस्टिंग वाला पार्ट है वो पूरा एससीएमपी में है। बस एएमए क्या है, उसमें थियोरी नहीं आती उस पार्ट से, और एससीएमपी में उसमें पार्ट से थियोरी आती है। तो सिलेबस की बात करें तो एएमए का सिलेबस ज़्यादा है, एससीएमपी का सिलेबस काफ़ी कम है।
SCMP का सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा कम सिलेबस है, DT के मुकाबले भी काफ़ी कम सिलेबस है। अगर DT से कंपैरिजन करें SCMP का तो लगभग 40% ही है SCMP DT का। DT सिंपल पड़ता है, सिलेबस ज़्यादा है, और SCMP थोड़ा टफ पड़ता है DT के मुकाबले, लेकिन सिलेबस काफ़ी कम है। तो दोनों के अपने अपने मेरिट्स, अपने अपने डीमेरिट्स हैं। 1-2 दिन में आ जाएगा एनालिसिस वगैरह। अभी DT वगैरह का बैच चल रहा है, उस चक्कर में नहीं आ पाया, तो 1-2 दिन में आ जाएगा वो। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, ये आप इसमें एक बार देख लेना। पेपर सिंपल, एवरेज, टफ मैंने बताए हैं, और इस बार भी होगा ऐसा, एक पेपर तो आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा आपको, जैसे इस बार SFM मिला था। क्या पता SFM फिर से मिल जाए टफ, तो ऐसा मत सोचना कि इस बार SFM आ गया तो अब नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। और FR के आने के तो कम चांस है, मुझे लगता नहीं है FR टफ देंगे, क्योंकि FR में उन्होंने नए क्वेश्चन ऐड किए, तो उनके पास बस वो क्वेश्चन थे, वो ऐड कर दिए उन्होंने। तो जो न्यू क्वेश्चन ऐड किए हैं न्यू कोर्स में, उनमें से ज़रूर क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी कोई टफ आने के चांस नहीं है। और इसके अलावा बचा आपका पेपर FR के बाद टफ आ सकता है, तो कोस्टिंग भी हो सकता है टफ आ जाए कोस्टिंग, पर कह नहीं सकते कुछ न्यू कोर्स में। देखो तो एक पेपर टफ आएगा, कोई सा भी टफ आ सकता है, वो DT भी आ सकता है, कोस्टिंग भी आ सकता है, FR भी आ सकता है, SFM भी आ सकता है। बाकी थियरी वाले पेपर आजकल ये टफ नहीं देते, जो ऑडिट वाला पेपर है, लो वाला पेपर है, और आपका जो थियरी इसका वगैरह है, टफ नहीं देते कभी भी। पहले देते थे लो का पेपर टफ ओल्ड कोर्स में, जब MCQ नहीं आते थे, लेकिन आजकल बंद कर दिया। पहले ऑडिट का भी दे चुके टफ, जब MCQ नहीं आते थे। तो ऑडिट का दिए हुए इनको टफ तो 4-5 साल हो गए, 2016 में दिया था इन्होंने लास्ट टाइम टफ। देखो DT का रिवीजन यहाँ तो अभी बात देखते हैं, जनवरी से स्टार्ट हो सकता है, तो बाकी मेरे वाले तो रिकॉर्ड हो चुके हैं लेक्चर्स, DT वाले रिवीजन लेक्चर मैं डाल दूंगा। लगभग 70% रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो 70% तक के मेरे रिवीजन लेक्चर भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो मैं डाल दूंगा। लेकिन वो वही दिक्कत है, वो May 21 और November 21 के लिए हैं, तो उनमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह उनके अकॉर्डिंग है, तो वो दिक्कत ज़रूर रहेगी उसमें। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा एक बार पढ़ने से, SCMP को 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, 3-4 बार पढ़ोगे तब जाके काम चलेगा। और रिवीजन लेक्चर तो देख लोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद तो आपको रखना है ना। रिवीजन लेक्चर से ये थोड़ी है कि आपको याद रह जाएगा, लिखना भी पड़ता है। SCMP में तो थियरी लिखनी पड़ती है ना, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि पूरा प्रैक्टिकल पेपर आता है तो फिर भी काम चल जाए, तो याद भी रखना पड़ेगा उसमें। तो DT में तो क्या होता है, DT वगैरह में तो अगर आप रिवीजन वगैरह भी देखते रहो ना, तो DT में थियरी तो आती नहीं आजकल, प्रैक्टिकल पेपर आता है, तो क्लिक हो जाती चीज़ें। लेकिन SCMP में आपको याद भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो मैंने बता दिया न्यू कोस्टिंग SM कैसे पढ़ना है, मेरे रिवीजन वीडियो देख लो। अगर आप रिवीजन वीडियो देख सकते हो, अगर आपने क्लास नहीं ली है, नहीं ली है तो फिर क्लास ले लो, क्लास में देख लो। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी कर लो, रिवीजन वीडियो डाल ही रखे हैं मैंने, रिवीजन वीडियो देख के सेल्फ स्टडी कर लो। बाकी अगर आपकी कोस्टिंग वीक है तो फिर क्लास लो, यही तरीका है, और कुछ तरीका है नहीं। बाकी ऐसा दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी हो सकती है, सेल्फ स्टडी आप चाहो तो सभी की हो सकती है। हाँ FR की नहीं हो सकती, मेरे अकॉर्डिंग FR की सेल्फ स्टडी पॉसिबल नहीं है। SFM में भी दिक्कत आएगी आपको, 2-3 चैप्टर सेल्फ स्टडी करने में। बाकी कोस्टिंग की आराम से कर सकते हो आप, DT की भी आराम से कर सकते हो, IDT की भी आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ऑडिट और लो तो सेल्फ करना ही चाहिए, ऑडिट तो किसी को क्लास का कोई मतलब ही नहीं है, सेल्फ करोगे वही बेटर रहता है। और लो में भी यही है, सेल्फ करोगे तो फ़ायदेमंद रहोगे आप। देखो मोटिवेशन के लिए मैं बता चुका, मोटिवेशन के लिए तरीका ये है, आप अपना टारगेट बनाओ, और अगर आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं तो भागवत गीता मैंने शेयर करी थी, वो पढ़ लो। ऐसा नहीं कि उसको पूरे दिन पढ़ना, आपको 5-10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम मिले उसमें पढ़ लो, उससे आपको काम चल जाएगा। और फिर भी आपको डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं तो चैंटिंग वगैरह कर लो, मेडिटेशन चैंटिंग वगैरह कर लो, उससे भी फ़ायदा मिलता है। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं उसके लिए।
अब एक थियरी की और बात कर लेते हैं, एक एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। आपको एमसीक्यू स्टार्टिंग में करने हैं या बाद में करने हैं, ये और चीज़ होती है, ये और बात होती है। एमसीक्यू स्टार्टिंग में करने हैं बाद में करने हैं। अब आपके 4-5 पेपर एमसीक्यू के आते हैं आजकल, अब पता नहीं कब तक आएंगे, क्योंकि फ्यूचर में ये भी बात चल रही है कि हट जाएंगे अब एमसीक्यू कुछ टाइम बाद हट सकते हैं एमसीक्यू सीए फाइनल से। इंटर में तो रहेंगे, फाइनल से हट सकते हैं। तो अब एमसीक्यू की दिक्कत रहती है, और एमसीक्यू की जो लेवल आ रहा है ना इंस्टीट्यूट का, बिल्कुल घटिया लेवल, मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट लेवल आ रहा है, बिल्कुल सिंपल लेवल। मतलब कोई भी स्टूडेंट है, अगर मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके सब्जेक्टिव में 70 में से 7 मार्क्स आते हैं, 70 में से 7, एमसीक्यू में वो 30 में से आराम से 20-25 ले आएगा। ऐसे एमसीक्यू का लेवल आता है अभी तक, जो भी एमसीक्यू का लेवल आया इस बार। एक आईडीटी में फिर भी थोड़े से ठीक थे, आईडीटी में थोड़े से ठीक थे, थोड़े से अंदर वाले टॉपिक से पूछे थे उन्होंने। बाकी डीटी में बिल्कुल कॉपी पेस्ट लेवल था, बिल्कुल सिंपल लेवल था। ऑडिट और लॉ में भी ऐसा ही था, और लॉ में तो कॉपी पेस्ट ही हो गए थे काफ़ी सारे। तो एमसीक्यू का तो लेवल बेकार आ रहा है, बिल्कुल सिंपल। मतलब जो टॉपर भी है उसके भी 25-30 नंबर आ जाएंगे आराम से, जो रैंक में लाएगा, और जो बिल्कुल फेलियर है वो भी आराम से 25 नंबर ले आएगा। तो उससे कोई इवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है एमसीक्यू का। तो ऐसा लेवल है। तो एमसीक्यू के लिए फ़ायदा ये है आपके लिए, किसी की भी बुक नहीं करनी है आपको, किसी की बुक से आ नहीं रहे, इंस्टीट्यूट सिंपल एमसीक्यू बना रहा है, आराम से आप कर सकते हो। बस आप आईसीआई वाले एमसीक्यू जो है, आईसीआई वाले एमसीक्यू वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इंस्टीट्यूट इनमें से पूछता है, हर सब्जेक्ट में इनमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू पूछे हैं। और एक लॉ में तो काफ़ी सारे एमसीक्यू पूछे थे। आईसीआई वाले जो एमसीक्यू, आईसीआई वाले एमसीक्यू मतलब आरटीपी, एमटीपी, और एक आपके साइट वाले, ये पास्ट पेपर के तो मिल नहीं पाएंगे आपको, ये मिल पाएंगे आपको। ये देख लो, बस इतने की प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी एमसीक्यू की। या तो इनमें से कुछ मिल जाएंगे आपको, या बिल्कुल सिंपल लेवल के मिलेंगे। अभी तक के पेपर में यही लेवल है एमसीक्यू का। इस बार वाले पेपर में भी यही था, लास्ट अटेम्प्ट में भी यही था, उससे पहले अटेम्प्ट में भी यही था। तो एमसीक्यू के लिए इतना भी कर लोगे सफिशिएंट रहेगा, और एमसीक्यू टफ बनाएंगे भी नहीं है। इन्होंने केस सिनेरियो वाले एमसीक्यू बनाए, बिल्कुल सिंपल बनाए। इस बार एक पीयर रिव्यू का एमसीक्यू आया 10 मार्क्स का, पीयर रिव्यू के ऊपर। वो प्रैक्टिस यूनिट का लेवल नहीं था कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाला, शायद उस पर एक एमसीक्यू था 10 मार्क्स का, इतना सिंपल एमसीक्यू था। तो एमसीक्यू ऐसे आ रहे हैं इस बार। और डीटी में भी बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू थे इस बार। तो आईडीटी में ज़रूर अच्छे थे, बाकियों में तो बिल्कुल ही सिंपल थे। तो ये कर लोगे सफिशिएंट रहेगा एमसीक्यू के लिए। अब एमसीक्यू ऐसे सिंपल आते हैं तो आप कर सकते हो उनको स्टार्टिंग में, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, एमसीक्यू थोड़े बड़े दिखते हैं आपको, मतलब केस सिनेरियो काफ़ी बड़ा है, या एमसीक्यू एक नंबर वाले भी काफ़ी बड़े बड़े दिखते हैं आपको, जबकि बिल्कुल सिंपल होते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं आपको। अब आपको नए लग रहे हैं तो आप क्या करो, एमसीक्यू पहले मत करो, पहले आप सब्जेक्टिव पेपर पे आ जाओ। सब्जेक्टिव पेपर में आपको 14 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 14x5, 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 70 मार्क्स के। आप इसमें से कम 3 क्वेश्चन पहले कर लो, कम से कम 3 क्वेश्चन कर लो। 3 क्वेश्चन करने में आपको 1.5 घंटा लगेगा, मान लो मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा आपको, तो 3:30 बजेंगे आपके, 2 से 3:30 बज जाएंगे आपके 3 क्वेश्चन करने में। और फिर 3:30 बजे 3 कर लो या तो 4 कर लो, 3 कर लो या 4 कर लो। 3 या 4 करने के बाद आप एमसीक्यू उठाओ। एमसीक्यू लास्ट में तो उठाना, लास्ट में उठाना भी गलत रिस्क है। तो 3:30 बजे उठा लिए या 4 बजे उठा लिया आपने, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। और अगर आपके मान लो एमसीक्यू बिल्कुल सिंपल आ गए तो स्टार्टिंग में ही कर दो। लेकिन अगर एमसीक्यू आपको लग रहे हैं, नए एमसीक्यू लग रहे हैं, तो 3:30 पौने 4 बजे के लगभग उठाओ, आपके एमसीक्यू गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास 3 क्वेश्चन आपने कर दिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैंने 3 क्वेश्चन कर रखे हैं, 14x3 42 मार्क्स के कर रखे हैं। अब आप एमसीक्यू उठाओगे, 30 मार्क्स एमसीक्यू कवर कर देगा, 72 मार्क्स का पेपर हो जाएगा आपका, तो वो सही रहेगा। और स्टार्टिंग में आपने मान लो एमसीक्यू उठा लिए, टफ एमसीक्यू थे, आपने टाइम वेस्ट कर दिया 1 घंटा, फिर क्या करोगे? तो ऐसा काम नहीं करना। एमसीक्यू आपको बीच में उठाओगे सही रहेगा, 3:30-4 बजे। ऐसे लास्ट में नहीं उठाना, कभी आप लास्ट में 4:30 बजे एमसीक्यू उठाओ, सारे क्वेश्चन करने के बाद आप एमसीक्यू उठा रहे हो, वो भी रिस्क है, क्योंकि फिर उसमें जल्दबाजी में करोगे आप, और जल्दबाजी में आप उल्टा सुल्टा भर दिया आपने तो दिक्कत हो जाएगी, आता हुआ गलत कर दोगे आप। तो एमसीक्यू करने का टाइम बेस्ट होता है 3:30-4 बजे, आप एमसीक्यू करो। स्टार्टिंग में कर सकते हो अगर सिंपल लगते हैं आपको, अगर आपको थोड़े टफ लगते हैं या एवरेज लगते हैं तो 3:30-4 बजे आप एमसीक्यू उठा के कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है। और कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्टिव पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट के आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, 70 मार्क्स का पूरा आता है, तो पहले 5 क्वेश्चन कर दो चाहे, फिर एमसीक्यू लास्ट में कर लेना अगर ऐसा लग रहा है तो। और ऐसा हो गया कि सब्जेक्टिव पार्ट बिल्कुल टफ लग रहा है आपको, सब्जेक्टिव पार्ट के 5 क्वेश्चन ही टफ लग रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आता, फिर आप एमसीक्यू उठा ही सकते हो। फिर तो वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, फिर आप एमसीक्यू उठा सकते हो। एएमए के लिए स्पीड का मैंने बताया था, स्पीड कैसे आप इंक्रीज करो एएमए में। देखो एक सब कैलकुलेशन होती है, मैंने बताया था सब कैलकुलेशन,
ये सब कैलकुलेशन क्या होती है मैंने आपको बताया भी था, एग्जाम्पल देके मैंने बताया था। ए बी और सी, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, बताता हूँ एक बार मैं आपको। जैसे मटेरियल की कैलकुलेशन मैंने बताई, ऊपर मैंने करा भी था शायद, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सब कैलकुलेशन, ये आपने मटेरियल की वैल्यू निकाली कॉस्टिंग में, या लेबर की वैल्यू निकाली कॉस्टिंग में, इनटू करके निकाली है। ये आपने किया ना इंटू, 2 × 500, 3 × 500, 10 × 500, ऐसे लेबर में निकाला आपने 10 × 800, 10 × 200, 10 × 100। ये जो छोटी कैलकुलेशन होती है ना, सब कैलकुलेशन बोलते हैं। ये मत दिखाओ, ये शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसके मार्क्स नहीं होते, इसकी कोई मार्किंग नहीं मिलती, तो इसको दिखाओ मत। फालतू में लिखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो ऐसा काम करोगे मत, दिखाओ मत, आपका अपने आप ही टाइम बच जाएगा, 15 मिनट बच जाएंगे। अगर आप ये छोटी कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे तो 10 से 12 मिनट आपके सेव हो जाएंगे, 10 से 12 मिनट आपके सेव हो जाएंगे। तो ये आप दिखाओ ही मत। डीटी क्वेश्चन में भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता। अगर आपसे सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते तो खाली कैटेगरी ए के क्वेश्चंस कर लो, कैटेगरी ए वाले क्वेश्चंस सारे कर लो, बाकी में सेलेक्टिव चले जाओ। सब कैलकुलेशन के कॉस्टिंग में तो मार्क्स नहीं होते। बाकी अगर एसएफएम में सब कैलकुलेशन करना चाहो तो एसएफएम का पेपर इतना लेंदी नहीं होता। अगर आपको लेंदी लग रहा है तो उसमें भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन कॉस्टिंग में मार्क्स नहीं होते, तो सब कैलकुलेशन दिखाओ मत। सब कैलकुलेशन के कहीं भी मार्क्स नहीं होते, तो सब कैलकुलेशन आपको दिखानी नहीं है। इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपके 10 से 15 मिनट बच जाएंगे। और एक मैंने बताया था फॉर्मेट, कि आप फॉर्मेट बनाते हो ऐसे लाइन ड्रॉ कर करके। कुछ लोग तो स्केल से ड्रॉ करते हैं, कुछ हाथों से भी ड्रॉ करते हैं। जिनसे हाथों से स्ट्रेट ड्रॉ नहीं होती वो स्केल से कर लेते हैं, और कुछ लोग हाथों से कर लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइन ड्रॉ करोगे इसमें भी टाइम वेस्ट होगा आपका। लाइन ड्रॉ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, पूरा टाइम वेस्ट है। तो इससे बढ़िया लाइन ड्रॉ ही मत करो ना। जब कोई मार्क्स मिलते नहीं है इस लाइन ड्रॉ करने के, तो लाइन ड्रॉ ही मत करो, बिना लाइन ड्रॉ के करके कर लो। दिखा देता हूँ मैं आपको 2-4 सैंपल। मैंने ये बात तो कल भी बताई थी, सैंपल कॉपी देख लो आप, आजा की कॉपी है, लाइन ड्रॉ नहीं है इसमें कहीं भी। ये तो असाइनमेंट वगैरह का क्वेश्चन है, लाइन ड्रॉ नहीं है कहीं भी, देख लो पूरी कॉपी में नहीं मिलेगा आपको, एक भी लाइन ड्रॉ नहीं मिलेगी। कहीं भी फॉर्मेट बन रहा हो, कहीं भी लाइन ड्रॉ, बस एक यहाँ मिल गया, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा था और उसमें भी 3 लाइनें खींची हुई हैं बस, वैसा नहीं है कुछ कि ज़्यादा लाइन ड्रॉ करी हुई। बाकी कहीं भी नहीं मिलेगा आपको लाइन। ये देखो बड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी लाइन ड्रॉ वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मेरी कॉपी देख लेना कि लाइन ड्रॉ कहीं भी नहीं है। देख लो लाइन ड्रॉ है तो, टेबल किसी में बनी हुई है तो, किसी में भी टेबल नहीं बनी हुई तो ये आप कर सकते हो। टेबल बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं मिलने वाला उससे, कि टेबल बनाने से आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंटेंट लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, टेबल बनाओगे तो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक चीज़ और है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिकल में। आप शॉर्ट फॉर्म आप प्रैक्टिकल में यूज़ कर सकते हो इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में फिगर्स के मार्क्स होते हैं, वर्ड्स के मार्क्स नहीं होते, फिगर्स के मार्क्स होते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल को डीएम लिख दिया, कंट्रीब्यूशन को CONT लिख दिया आपने मान लो, या आपने मटेरियल को MET लिख दिया, तो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये सब चलता है। डेटर को DEB लिख दिया आपने, सब चलेगा। तो शॉर्ट फॉर्म आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को CG लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
तो शॉर्ट फॉर्म या आपने पूरा वर्ड नहीं लिखा, बस हाफ वर्ड लिख दिया, जैसे डेटर को डी भी लिख दिया आपने, सब चलेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चलेगा, लेकिन ये थियरी में मत करना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कर सकते हो ये। राधे राधे प्रक्षल जी। देखो इंटर की क्लास के लिए देखो कुछ क्लास फ्री चल रही है अनअकैडमी पे। एक अनअकैडमी का इंटर का चैनल है शायद यूट्यूब पे, उस पर देख लो आप, काफ़ी सारी क्लास फ्री चल रही हैं। बाकी इंटर का क्या है, पूरा मार्केट बिखरा हुआ है। इंटर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बेस्ट है या कोई वो है। इंटर में आपको ही खुद को प्लान बनाना पड़ेगा, बस जो कोर्स जल्दी करवा दे वो बेस्ट है। अगर कोई मान लो डीटी आपको 200 घंटे में करवाता है इंटर की, और कोई 100 घंटे में करवा देता है, तो 100 घंटे वाला बेस्ट है। अगर कोई इंटर की आपको इंटर की अकाउंट्स आपको 200 घंटे में करवा रहा है, कोई आपको 80 घंटे में करवा रहा है, तो 80 घंटे वाला बेस्ट है। राधे राधे गौरव जी। देखो डीटी और आईडीटी में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डीटी और आईडीटी में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती? आपको एडलेस करने होते हैं, चीज़ें एडलेस करनी होती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आईडीटी थोड़ी सी टफ पड़ती है डीटी के मुकाबले। आईडीटी के प्रोविजंस आपको सिंपल लगेंगे पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन टफ होते हैं। क्वेश्चन देखना आप आईडीटी के क्या लेवल के होते हैं। और डीटी के प्रोविजन आपको टफ लग सकते हैं पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन सिंपल होते हैं। प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है कोस्टिंग में, एफआर और एसएफएम। इन तीन में आपको लिख के करना पड़ता है। एक बार लिख के करना पड़ता है, मतलब या तो जब क्लास ले रहे हो तब लिख के कर लो, मतलब होमवर्क मिलता है वो लिख के कर लिया, या जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हो तब लिख के कर लो। मैंने रिवीजन में कोई भी लिख के नहीं किया, बस रिवीजन में मैंने एग्जाम ही दिया था, मॉक टेस्ट ही दिए थे बस। मैंने ओडीटी करी है क्वेश्चन की, और डीटी और आईडीटी की तो स्टार्टिंग से ऑडिट करी है। मतलब डीटी आईडीटी में तो कभी भी एक भी क्वेश्चन लिख के नहीं किया मैंने। हाँ, बस डायरेक्ट मैंने टेस्ट में लिखा था पहली बार, क्योंकि डीटी आईडीटी में ऐसा कुछ है नहीं प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। वहाँ प्रोविजन के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। प्रोविजन आते हैं, एडलेस मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है, एडलेस करना आपको आता है। बहुत कम कैलकुलेशन होती है डीटी में, जैसे कुछ कुछ कैलकुलेशन है, कुछ कुछ जगह कैलकुलेशन है डीटी में। अगर अपन देखें तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है एक, और भी कुछ छोटी मोटी कैलकुलेशन हो जाती हैं डीटी में, जो थोड़ी टेक्निकल होती हैं। ये थोड़ी टेक्निकल की कैलकुलेशन अपन देखें तो एक एटीजी का डोनेशन निकालते हो आप लिमिट वाला, वहाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है। इसके अलावा डीटी में जो कैलकुलेशन होती है, एक आपकी कैलकुलेशन होती है एडवांस टैक्स का क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो एडवांस टैक्स वगैरह में वहाँ थोड़ी कैलकुलेशन होती है, बाकी कहीं भी कैलकुलेशन डीटी में नहीं होती। अब वो पीजीबीबी का क्वेश्चन आता है, उसमें करना क्या होता है आपको, कुछ चीज़ें ऐड कुछ चीज़ें लेस करनी होती है। प्रोविजन आते हैं तो ठीक से ऐड कर दोगे, ठीक से लेस कर दोगे। प्रोविजन ही नहीं आते आपको तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो डीटी में क्वेश्चंस की ऑडिट करना बेस्ट रहता है, डीटी और आईडीटी में। मैंने तो 4-4 दिए थे एक सब्जेक्ट के। देखो 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 घंटा लगा रहे हो आप, तो आपको सोचना नहीं है उसमें। उसमें क्या है, 20 मार्क्स का जो कोस्टिंग का क्वेश्चन आएगा, एससीएमपी की केस स्टडी आएगी 20 मार्क्स की। इसमें आपको मेरे नोट्स बने हुए हैं, अगर आपने मेरे नोट से पढ़ रखा है, तो मेरे नोट्स बने हुए हैं। उस नोट्स में इन सभी केस स्टडी के, जो भी कोस्टिंग की जो भी केस स्टडी, सभी के कीवर्ड्स उनमें कवर्ड है। टॉपिक्स में जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आई, सारे कीवर्ड्स उसमें कवर्ड है। वो केस स्टडी के जो कीवर्ड्स मेरे नोट्स में कवर्ड है वो लिख दो आप एक तो, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिख दो। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखने के लिए सोचो मत, क्वेश्चन की लाइन उठा के यहाँ लिख दो। क्वेश्चन की लाइन्स उठा के आप आंसर में मैच कर दो, आंसर में मिक्स कर दो, एक तरीके से एनालिसिस कर दो, जैसे आप लो में करते हो वैसे एनालिसिस कर दो, और फिर कंक्लूजन दे दो। तो वो 20 नंबर की केस स्टडी आपकी 40 मिनट में हो जाएगी पूरी। और वहाँ सोच के लिखोगे आप, सोच के लिखोगे। ये ज़्यादा पेज बनना चाहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला कि आप एक पेज एक्स्ट्रा भर दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने वो कीवर्ड्स लिख दिए जो नोट्स में कवर्ड है, या अगर आपने एसएम से कीवर्ड्स याद कर लिए, स्टडी मैट से या मेरे नोट्स से याद कर लिए, तो बस आपका काम हो जाएगा, अपने आप पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 1-2 नंबर कर सकते हैं, लेकिन पूरे मार्क्स फिर भी आपको मिल जाएंगे आराम से।
पहली बार डीटी पढ़ते हो तो फिर आप तो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया पहले आपने, बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप हाउस प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी तो आता नहीं है, फालतू है, कैपिटल गेन पढ़ लो, अदर सोर्स पढ़ लो, पीजीबीपी पढ़ लो, उसके बाद क्लबिंग वगैरह के थोड़े बहुत प्रोविजन देख लो, सेट ऑफ देख लो, डिडक्शन देख लो, मतलब इंटर लेवल वाला एक बार देख लो, और उसके बाद फिर आप उठाओ आगे। टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी वगैरह चैप्टर आते हैं, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट, टीडीएस वगैरह, ये उठा लो। हाँ, अंडरलाइन जरूर करना है आपको, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। जैसे मान लो ये कीवर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन जरूर करना है। अंडरलाइन नहीं किया तो दिक्कत क्या होगी, आपने तो लिख दिया, आपने खाली कीवर्ड्स एज इट इज लिखे हैं, बाकी आपने अपने मन से लिखा है, तो वो ढूंढेगा कीवर्ड, और ढूंढने में उसको नहीं मिले तो मार्क्स नहीं देगा। और अगर आपने अंडरलाइन कर दिया तो उसका फोकस कहाँ जाएगा, अंडरलाइन करे हुए कीवर्ड्स पे जाएगा, और वहाँ गया और उसको डायरेक्टली कीवर्ड्स दिख गए तो पूरे मार्क्स दे देगा। तो अंडरलाइन जरूर करना, अंडरलाइन करना ज़रूरी है। जहाँ भी आपने कीवर्ड्स याद किए हैं उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने के लिए ये नहीं है कि अलग पेन यूज़ कर रहे हो आप, जैसे मान लो आपने ग्रीन पेन यूज़ कर लिया या दूसरा ब्लैक पेन, वैसे तो ब्लैक में लिख रहे हो और अंडरलाइन आप मान लो रेड से कर रहे हो या किससे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। जो पेन यूज़ कर रहे हो उसी से अंडरलाइन करनी है, और दो पेन अलाउड भी नहीं है एग्जाम में कि आप दो पेन यूज़ करो, ऐसा अलाउड भी नहीं है। तो जो पेन यूज़ करे उसी से अंडरलाइन करनी है, तो अंडरलाइन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, कि आपको अंडरलाइन में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और लास्ट में जो फाइनल कंक्लूजन देते हो ना आप, वैलिड, इनवैलिड, करेक्ट या कंटेंशन करेक्ट इनकरेक्ट, जो भी देते हो, मान लो वैलिड इनवैलिड देते हो आप, तो उस फाइनल कंक्लूजन को क्या कर सकते हो आप, बॉक्स में डाल सकते हो, ऐसे ऐसे बॉक्स में डाल सकते हो। लास्ट में जो फाइनल कंक्लूजन देते हो ना डीटी वगैरह में, किसी में भी देखते हो डीटी लो वगैरह में, तो उसको ऐसे बॉक्स में दिखा सकते हो, बस उस कंक्लूजन को। ये भी आप कर सकते हो। हाँ, कवर कर सकते हो डीटी में कैटेगरी ए और बी। कैटेगरी ए तो डीटी में कवर करनी है ही, डीटी में मैंने बताया हमेशा से इम्पोर्टेंट है और हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेगा। एक आपका ट्रांसफ़र प्राइस, एक DTAA, एक आपका NR टैक्स, ये तीन तो इंटरनेशनल टैक्स वाले टॉपिक हैं। इसके अलावा एक आपका है ट्रस्ट, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ट्रस्ट वाला, फ्री के मार्क्स हैं अगर ट्रस्ट आपने ठीक से कर लिया तो। एक TDS, ये बेकार टॉपिक है, TDS काफ़ी चीज़ें याद करनी पड़ती है, इसमें रेट वगैरह याद करनी पड़ती है, तो रटने का टॉपिक है, एक तरीके से रटना पड़ता है आपको, रेट वगैरह लिमिट वगैरह याद करनी पड़ती है। बाकी तो सारे समझने के हैं, लेकिन TDS थोड़ा सा याद करने का टॉपिक आ जाता है। एक आपका PGBP का एक क्वेश्चन आता है, उसमें मेनली PGBP आता है, वैसे कभी कभी अदर सोर्स का 1-2 पॉइंट आ जाता है, लेकिन 99% उसमें PGBP होता है। तो ये कुछ चैप्टर हैं, ट्रस्ट, TDS, PGBP, NR टैक्सेशन, DTAA और ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। लगभग इनका वेटेज हो गया 70 to 80 मार्क्स का। तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको तो आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना। और तो सब बकवास है डीटी में। हाँ, कैपिटल गेन में आप टाइम वेस्ट करते हो। कैपिटल गेन देखो आजकल काम का नहीं है, पहले तो उसका क्वेश्चन आता था एक फिक्स, पहले तो अपन उसको एक कैटेगरी में रखते, आज से 4 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें, अब आप पेपर उठा के देखो उसका क्वेश्चन नहीं आता, उसका वेटेज इंस्टीट्यूट ने कम कर दिया। हाँ, फिर भी कैपिटल गेन में आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, कुछ चीज़ें जैसे जो पहले आती थी, जैसे स्लम सेल का क्वेश्चन आता था पहले हमेशा कैपिटल गेन में, या तो स्लम सेल का क्वेश्चन आता था, या कभी कभार कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उसका क्वेश्चन आ जाता था। तो वो 1-2 चीज़ें आप देख सकते हो, बाकी कैपिटल गेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर प्राइसिंग, DTAA, NR टैक्स, ट्रस्ट, TDS, PGBP, और ये जो चैप्टर है ना जो मैंने बताए हैं, ये जब तक आपका डायरेक्ट टैक्स चेंज नहीं होगा, मतलब जब तक वो DTC डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आएगा, तब तक ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल जब तक आपका DT चलेगा, ये एज इट इज रहेंगी, और इनका वेटेज लगभग वही 70 मार्क्स के लगभग हमेशा रहेगा। 70 तो मैंने मिनिमम बताया आपको, 10 का TDS आता है, 10 का ट्रस्ट आता है, 20 का PGBP आता है, तो 40 नंबर तो इन्हीं के हो गए, और 30 नंबर के ये हो गए, 70 नंबर मिनिमम बताया मैंने, 70 मार्क्स का ये वेटेज रहता है इनका।
इतने से चैप्टर का, पूरे डीटी के कोर्स में इतने से चैप्टर है, जिसमें लगभग 15 सेक्शन पीजीबीपी के हैं, कुछ 194 टीडीएस के तो काफ़ी हैं, टीडीएस के लगभग 25 सेक्शन होंगे। ट्रस्ट के आपको पता ही है 3 सेक्शन है, 11, 12, 13, 11, 12, 13, इसमें 11 वाला सेक्शन मेन है। एनआर टैक्सेशन में थोड़ी दिक्कत है, इसमें रेट्स काफ़ी सारी हैं, रेट्स भी है, पोएम भी है, जो पोएम वाला कंसेप्ट है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला, वो एज पर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल वो एनआर टैक्सेशन वाले चैप्टर में उन्होंने डाल रखा है, और रेजिडेंशियल स्टेटस से नहीं डाल रखा उन्होंने, इस एनआर टैक्सेशन में डाल रखा है उसको, और डीटीडब्ल्यू और ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डीटी में। और इसके लिए कुछ डिडक्शंस भी आपको याद रखनी होती है, क्योंकि वो डिडक्शन काम आती है ऊपर वाले चैप्टर में, मैंने बताई भी थी डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं। वो डिडक्शंस मैंने आपको बता रखी हैं, एक 80C वाली होती है, एक 80D वाली होती है, एक 80G, एक 80GGB और GGC, ये पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट का डोनेशन वाली, और एक 80JJAA वाली, और 80QQB वाली, और एक होती है TTA और TTB वाली। ये कुछ डिडक्शंस है, ये याद रखनी होती है, बिल्कुल सिंपल डिडक्शन है ये, मैंने काफ़ी कम बताई हैं डिडक्शन, जो बताई हैं ये आपके काम आती हैं DTW में। एक पीजीबीपी में जब टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है ना, उसमें तो ये वाली आती है मेनली, GGB, GGC या 80JJAA, ये 3 आती है, और ये बाकी 80C, D, G, QQB, TTA, TTB, ये डिडक्शन वाले चैप्टर में, TTW वाला जो चैप्टर आता है ना, TTW डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसमें जो क्वेश्चन आता है रिलीफ निकालने का, उसमें काम आती है। तो इनके साथ साथ आपको ये लिंक करके देखनी पड़ती हैं बस। देखो मई के लिए सारे रिवीजन आ जाएंगे, मई के लिए तो सारे वीडियोस आएंगे डीटी के रिवीजन वीडियोस, और हो सकता है मैं पूरा इंटरनेशनल टैक्स भी डाल दूँ, डीटी का इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट पूरा डाल दूँ मैं यूट्यूब पे। तो मई के लिए आएंगे, लेकिन वो जनवरी के लिए नहीं आएंगे। जनवरी के लिए आप देखना चाहो तो देख सकते हो, थोड़े बहुत आपको देखने पड़ेंगे उसमें अमेंडमेंट, जो मई के लिए एप्लीकेबल है, जनवरी के लिए नहीं है, वो आपको देखने पड़ेंगे उसमें। मगअप करने के लिए रट्टे मारने पड़ेंगे आपको, लाइन टू लाइन रट्टे नहीं मारने, कीवर्ड्स के रट्टे मारने पड़ेंगे ऑडिट के। तो ये कुछ सब्जेक्ट है, DTSC सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आपने एनालिसिस ठीक से कर लिया ना तो बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट है ये। और इसका कोर्स इतना ज़्यादा हैवी नहीं कि आप, काफ़ी ज़्यादा ही कोर्स है। मैंने जब पहली बार डीटी करी थी ना, सेल्फ स्टडी से करी थी मैंने, कोई क्लास डीटी की देखी नहीं थी, एक भी क्लास, और पहले यूट्यूब भी नहीं चलता था कि यूट्यूब पे वीडियो, और मुझे पता भी नहीं था यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह भी होते होंगे। मैं चलाता था मोबाइल में, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह चलाता था, लेकिन यूट्यूब का तब चलता भी नहीं था ट्रेंड। तो मैंने जो डीटी करी थी, पहली बार उठाई थी मैंने डीटी, तो मॉड्यूल से उठाई थी, क्योंकि मुझे और कुछ पता नहीं था कौन से बुक्स आती हैं, क्या बुक्स आती है, तो मॉड्यूल से उठाई थी। तो 15 दिन मुझे लगे थे पूरी डीटी करने में, पहली बार में, बिना क्लास के पहली बार बुक्स उठाई तो 15 दिन लगे थे, और दिन के मैंने 10-11 घंटे दिए थे, और मान लो 150 घंटे में मैंने पूरी डीटी कर ली थी, 150 घंटे में पूरी डीटी देख ली थी, क्वेश्चंस वगैरह देख ली थी। हाँ ऑडिट करी थी मैंने, क्वेश्चन लिख के नहीं किए थे, बस ऑडिट करी थी। तो इतने टाइम में डीटी हो गई थी, वो भी सेल्फ स्टडी में। तो डीटी इतना बड़ा कोर्स है नहीं, बस आपको एनालिसिस उसका ठीक करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, असेसमेंट वाले पार्ट में, डीटी में असेसमेंट वाले पार्ट में एक महीना बर्बाद कर देते हैं, एक महीना। असेसमेंट वाला जो पार्ट है ना, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स, रिवीजन, सेटलमेंट कमीशन, ये पार्ट जो है ना, इंस्टीट्यूट इस पार्ट का देखना कितना वेटेज है, इन सब का मिला के, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स, रिवीजन, सेटलमेंट कमीशन, पेनल्टीज और मिसलेनियस, इन सब का मिला के जो वेटेज है 10 मार्क्स का वेटेज है। पेपर उठा के देखो आप, सारे पेपर उठा के देखो 10 मार्क्स का, और पूरा का पूरा रिपीट, मतलब उसमें क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं हमेशा। असेसमेंट प्रोसीजर में कभी कभी तो केस लॉ का क्वेश्चन आ जाता है एक, और कभी कभी जो क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखे हैं, मॉड्यूल में या इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन है वही रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन तो कभी कभी आ जाते हैं उसमें, और उसमें आप 1 महीना बर्बाद कर देते हो, और फिर आप इनको टाइम देते नहीं हो। एनआर टैक्स, ट्रांसफर प्राइस, ट्रस्ट, टीडीएस, इनको आप हवा में ले लेते हो। तो ऐसा काम नहीं करना। जिनका वेटेज है, ज़्यादा वेटेज है, उनको टाइम दो, जिनका भी ज़्यादा वेटेज है उनको टाइम दो, जिनका वेटेज ही नहीं है तो उनको उस अकॉर्डिंग टाइम दो ना। जब असेसमेंट प्रोसीजर वाला जो पार्ट है, प्रोसीजर पार्ट है डीटी का, उसका वेटेज ही नहीं है एग्जाम के लिए। हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम का है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात छोड़ो, लेकिन जब एग्जाम के लिए वेटेज ही नहीं है तो क्यों उसमें टाइम वेस्ट करना।
तो जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग टाइम दो उसको, उसमें ज़्यादा डीप में जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको। इनमें डीप में जाओ आराम से, इनमें आप जितना डीप में जाना चाहो उतना जाओ, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट मत करो। क्यूटी के रिवीजन वीडियो नहीं आएंगे क्यूटी के रिवीजन वीडियो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, काफ़ी सारे लोगों ने डाल रखे हैं, किसी के भी देख लो। और क्यूटी के रिवीजन वीडियो में खाली फॉर्मूले होते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। हाँ, उसके क्वेश्चन की हों तो बात अलग है। पेपर डीटी का एवरेज पेपर आ सकता है, कभी कभार डीटी का टफ पेपर भी आ जाता है। टफ पेपर में नए क्वेश्चन आते हैं। देखो एनआर टैक्सेशन टफ नहीं है, उसमें काफ़ी सारी रेट्स हैं, उन रेट्स की आप समरी बना लो, आपको सिंपल लगेगा। जैसे टीडीएस है, टीडीएस में इतनी सारी रेट्स हैं, इतनी सारी एग्जामिनेशन लिमिट है कि आपको टफ लगेगा, और टफ है ही नहीं उसमें कुछ ऐसा। टफ है नहीं, बस वो टफ लगेगा क्योंकि रेट्स काफ़ी सारी हैं, याद करने की चीज़ें काफ़ी सारी हैं उसमें, इसलिए टफ लगता है। एबीसी एनालिसिस मैंने बताया ना, जो थोड़ा बहुत चेंज होगा कल परसों तक आ जाएगा। जिसका भी होगा 2-3 सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो बता दूंगा मैं। कैपिटल गेन मैंने बता दिया, कैपिटल गेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप पेपर उठा के देखो किसी में कैपिटल गेन का क्वेश्चन मिला है आपको, तो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन आता है इसमें टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी का, डीटी में 80 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा कैटेगरी ए का। तो एक टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी, जैसे टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी में टैक्सेशन ऑफ, या तो मैट का क्वेश्चन आ जाता है या एएमटी का आ जाता है, या 10 मार्क्स में जो 10AA वाला है 10AA का क्वेश्चन आ जाता है एसीजेड का, या कभी कभी उसमें टैक्सेशन ऑफ एओपी भी आ जाता है जो काफ़ी कम आता है, टैक्सेशन ऑफ एओपी काफ़ी कम आता है, या टैक्सेशन ऑफ फर्म का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी फर्म की इनकम निकलवा लेता है। तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो फिक्स आता है इसमें, ये और फायदा है आपके। तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो आपका यही हो जाए, इन्हीं चीज़ों से हो जाएगा आपका। और जबकि इस पोर्शन का जो कंटेंट है, कंटेंट ओनली 20% है, और वेटेज है इसका 80%, जो मैंने आपको बताया ना, इसका कंटेंट 20% है, वेटेज 80% है। एक तरीके से पैरेटो एनालिसिस हो गया, 20% कंटेंट पढ़ के आप 80% मार्क्स ला सकते हो, और बाकी बचे हुए 80% कंटेंट को पढ़ोगे तो उससे 20% मार्क्स आएंगे। तो बाकी बचे हुए 80% कंटेंट में आप देखो क्या चीज़ें रिपीट होती हैं, या उनमें कौन से क्वेश्चन है, उनमें क्वेश्चन भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हैं ना, इनमें खाली क्वेश्चन देखोगे तो काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन भी करो, कंसेप्ट भी समझो, और अच्छे से इनको कवर करो, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। देखो सैलरी का क्वेश्चन 1997 में आया था लास्ट टाइम, तो 23 ईयर्स हो गए, तो आज तक नहीं आया 23 ईयर्स के बाद, तो काम का नहीं है। हाँ, एक दिन एक बार May 19 में शायद 1 नंबर का या 2 नंबर का MCQ था उसका, 1 नंबर का सैलरी का। तो सैलरी का पूरा चैप्टर छोड़ सकते हो। May 21 में अमेंडमेंट्स तो देखो काफ़ी है, अमेंडमेंट्स कम नहीं होते डीटी में, फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट्स आते हैं काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो अमेंडमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं डीटी में। और एक वो ई असेसमेंट, मतलब फेसलेस असेसमेंट भी आ चुका, फेसलेस असेसमेंट वगैरह की चीज़ें भी आ चुकी हैं। तो अमेंडमेंट्स ऐसे नहीं बिल्कुल कम है, ज़्यादा ही है अमेंडमेंट्स तो। हाँ, आईडीटी में कम है, आईडीटी में नवंबर 20 और May 21 के बीच में जो अमेंडमेंट्स है वो काफ़ी कम है। हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट भी पक्का आएगा, पीजीबीपी भी पक्का आएगा, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो पक्का आएंगी। ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन रिलीफ 30 मार्क्स के आते हैं तो फिक्स आएंगे ही। हाउस प्रॉपर्टी बकवास है, काम का नहीं है। फिर भी आपने इंटर में जो नोट्स पढ़ रखे हैं ना हाउस प्रॉपर्टी के, 1 घंटा उसको देख जाना पहले, मतलब देख लेना किसी न किसी दिन, एग्जाम वाले दिन नहीं, किसी न किसी दिन देख लेना एक बार, क्या पता कभी कोई पॉइंट आ जाए हाउस प्रॉपर्टी का MCQ वगैरह में, तो आपको क्लिक हो जाए। देखो पेपर इजी आएंगे, पेपर 3 पेपर इजी आएंगे,
2-3 पेपर एवरेज आएंगे, 1 या 2 पेपर टफ भी आएंगे। तो हर वैरायटी के पेपर आएंगे। अब वो आपकी किस्मत है, कौन सा टफ आता है कौन सा ईजी आता है, वो सब आपकी किस्मत है। कल जो वीडियो रहेगा उसमें अपन AMA का ABC एनालिसिस करेंगे डिटेल में, ओल्ड कोर्स का, कोस्टिंग का ओल्ड कोर्स का ABC एनालिसिस करेंगे डिटेल में कि कोस्टिंग के ओल्ड कोर्स में चैप्टर तो देखो सेम है, जो पुराना ABC एनालिसिस है सेम उस अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा जिन टॉपिक के इस बार क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, चैप्टर 1, 2 वगैरह में जिनके ज़्यादा आने के चांसेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ देखो, एनालिसिस करोगे तो ये सभी से ईजी है, बिना एनालिसिस करके पढ़ा तो सारे एग्जाम टफ हैं। एनालिसिस आपको करना ही पड़ता है, चाहे आप UPSC करो, चाहे CA करो, चाहे एम्स करो, चाहे कुछ भी करो। अदर सोर्स का कोई अलग से क्वेश्चन आता नहीं है, पहले आता था पुराने ज़माने में, जरूर 4 नंबर उसका फिक्स था वेटेज, लेकिन अब अलग से क्वेश्चन आता नहीं है अदर सोर्स का। लेकिन जो 56 to 10 है, 56-2-10, वो सेक्शन देख सकते हो आप उसका। मैं टॉपिक वाइज DT का भी एक दिन बना दूंगा वीडियो डिटेल में, कि जो C कैटेगरी वाले चैप्टर हैं, जैसे अदर सोर्स हो गया, कैपिटल गेन हो गया, या असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह हो गए, या और भी जो C कैटेगरी के चैप्टर हैं, काफ़ी सारे चैप्टर हैं, इनमें क्या देखना है आपको, इनमें कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, या कभी आ जाएँ 1-2 क्वेश्चन तो कौन से टॉपिक के आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको। गार का 4 नंबर का वेटेज फिक्स है। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था उसका, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग का, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग पूछा था, थियरी पूछी थी डायरेक्ट। तो गार का वेटेज फिक्स है 4 से 6 नंबर, 4 नंबर का, 4 नंबर का गार का वेटेज फिक्स है, और गार का वेटेज फिक्स ही रहेगा 4 नंबर का। इंस्टीट्यूट ने तो गार का जो वेटेज दे रखा है वो 10 नंबर का दे रखा है अपने सेक्शन वाइज एनालिसिस में। 10 का तो नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी छोटा टॉपिक है गार। गार कितना बड़ा टॉपिक नहीं है आपको नहीं पता, गार ओनली 1 घंटे का टॉपिक है, इतना ही टॉपिक है उसमें, और उसके 4-5 एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं अपने मॉड्यूल में, और वही आएंगे क्योंकि गार में अभी तक कोई केस गया ही नहीं है, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। तो इंस्टीट्यूट ने 4-5 क्वेश्चन खुद फ्रेम कर रखे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपने भी देख रखा होगा, F1 F2 कंट्री करके 1-2 कर रखा है, 1-2 और भी अलग अलग नाम से कर रखा है, तो उनको आप देख सकते हो। क्लबिंग का भी 15-20 साल में एक बार क्वेश्चन आया है, वो भी केस लो आया था 4 नंबर का। और एक सेट ऑफ वाला चैप्टर है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, उसमें एक क्वेश्चन काम का है, अगर आपको याद हो, प्राइवेट कंपनी वाला, कि प्राइवेट कंपनी अपने लॉस तभी सेट ऑफ कर सकती है जिस ईयर में लॉस इनकर्ड हुआ था उस ईयर में, और जिस ईयर में वो लॉस सेट ऑफ करना चाहती है उस ईयर में, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो उन ईयर में जो शेयर होल्डिंग है, कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए। एक सेक्शन है, कम से कम 51% शेयर होल्डिंग सेम शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए, सेक्शन 79 आपको याद आए तो। उसका एक क्वेश्चन भी दे रखा है मेरे क्वेश्चन बैंक में, वो आप देख लेना, मैंने उसको इंपॉर्टेंट भी बता रखा है उस क्वेश्चन को। वो 4-5 बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, 2-3 अटैम्प्ट में, 3-4 अटैम्प्ट में एक बार रिपीट हो जाता है वो। तो वो मैं एक दिन बता दूंगा आपको DT के टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी A आप कर चुके, मान लो ये चीज़ें कर चुके, इसके अलावा आपकी बाकी कैटेगरी है, कैटेगरी B और C, उनमें आप कौन सा कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ 79 ही है, सेक्शन 79। टनेज टैक्सेशन का आज तक CA की हिस्ट्री में एक बार क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया हुआ है बस, तो फालतू टॉपिक है वो। राधे राधे चेतन जी। और ये जो सेक्शन आए ना नए 115 PAC, PAA, BAD, ये बिल्कुल बकवास सेक्शन है, इनका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। इनका क्वेश्चन नहीं आएगा कि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, इनको हमेशा इग्नोर किया जाएगा। इग्नोर क्यों किया जाएगा, ना तो कोई प्रैक्टिकल लाइफ में इनको यूज़ करता, काफ़ी कम लोग होते हैं जो इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि इन सेक्शन को ऑप्शनल स्कीम है ना जो टैक्स की रेट की, इन सेक्शन में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट त्यागने पड़ते हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ते हैं, तो कोई भी यूज़ नहीं करता इनको, इतना तो आपको नुकसान हो जाता है इतने बेनिफिट त्यागने पे। तो इनका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा। हाँ MCQ वगैरह आ सकता है, अगर आप इनमें टाइम वेस्ट करते हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो इनमें टाइम वेस्ट मत करना। जो 115 BAA है, BAC है, BAD है, BAC BAD तो May 21 के लिए है, तो ये सेक्शन बिल्कुल फालतू हैं। ICI वाले क्वेश्चन कर लो IDT में। देखो ऐसे आने में तो कुछ भी आ सकता है, आने में तो DT में 298 सेक्शन है,
298 सेक्शन में भी अंदर सब सेक्शन रूल वगैरह मिला के आपको 1000 सेक्शन हो जाएंगे। तो आने में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो चीज़ें फिक्स आती हैं वो होती है कैटेगरी ए, जो मैंने आपको बताई हैं। ये चीज़ें तो फिक्स ही आएंगी, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी सी से कुछ नहीं आता। उसमें भी 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। 15-20 नंबर का, लगभग 15 नंबर का पेपर आता है उसमें से। अब 15 नंबर में से कोई सा भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 15 नंबर में से सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कोई सा भी आ सकता है उसमें तो 15 नंबर में। जैसे इस बार TRO का क्वेश्चन आया है, टैक्स रिकवरी ऑफिसर वाला। TDS के चैप्टर में था वो, लेकिन TDS के चैप्टर में भी बिल्कुल ऐसा टॉपिक था जो आज तक नहीं आया था। न्यू कोर्स के क्वेश्चन में देखना, एक क्वेश्चन था TRO वाला, कोई पढ़ाता भी नहीं है उसको, उस टॉपिक को कोई पढ़ाता भी नहीं है। मतलब जो 300 घंटे क्लास देते हैं ना, वो भी नहीं पढ़ाते उस टॉपिक को। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। जैसे एक बार एडवांस टैक्स का क्वेश्चन आया था नवंबर 19 में, ओल्ड कोर्स में। ऐसा क्वेश्चन था वो कि एडवांस टैक्स में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सेल्फ असेसमेंट हो रहा है पहले तो, फिर स्क्रूटनी हो रही है, फिर री असेसमेंट हो रहा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फिर आपको एडवांस टैक्स का इंटरेस्ट निकालना है। जो कंप्यूटर में तो निकल जाएगा, कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में तो निकल जाएगा आराम से, लेकिन हाथों से निकालोगे जब पता चलेगा आपको कैसा क्वेश्चन था वो। तो ये जो एक्सेप्शनल चीज़ें आती है ना, ये इंडिया में कोई भी ठीक नहीं कर सकता। मतलब कोई टीचर भी बैठ जाए ना, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं ये भी बैठ जाए ना, ये भी उसको ठीक नहीं कर सकते। जो एक्सेप्शनल चीज़ें आ जाती हैं तो पहली बार आ जाती है ना तो ठीक नहीं कर सकते। हाँ, अगली बार आ गई, मान लो सेम क्वेश्चन आ गए तो कर दोगे, लेकिन वो एक्सेप्शनल चीज़ें जब कोई ठीक ही नहीं कर सकता तो आपको क्या करना है उसको करके, जब पता ही है सब गलत करेंगे, चाहे वो रैंक 1 वाला हो, चाहे लास्ट रैंक वाला हो, चाहे फेल वाला हो। तो ऐसे क्वेश्चन किसी के लिए काम के नहीं है। हाँ, न्यू सेक्शन करने हैं TDS में। 194 ओ आया है ई कॉमर्स वाला, May 21 के लिए। बाकी इस बार 194N का क्वेश्चन आया था, कैश विड्रॉल वाला सेक्शन है TDS में, उसका क्वेश्चन आया था इस बार, और करके आया था। वैसे उसका क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आया था उसका क्वेश्चन। तो TDS में तो जो न्यू सेक्शन आते हैं ना, और जहाँ अमेंडमेंट आते हैं, उनके क्वेश्चन आने के चांस भी होते हैं TDS में। और ऐसा भी मत सोच लेना पूरा पेपर अमेंडमेंट वाला आता है, ऐसा भी नहीं आता। अमेंडमेंट का पेपर आता है, लेकिन वो 15 से 20 नंबर का ही आता है, मैक्सिमम 15 से 20 नंबर का। कभी कभी तो एक भी नहीं आता क्वेश्चन। कुछ लोग सोचते हैं अमेंडमेंट से पूरा पेपर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। नहीं, SCMP के मॉड्यूल क्वेश्चन काफ़ी नहीं है। आपको SCMP में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन RTP MTP पास्ट पेपर के कर सकते हो, या तो या न्यू कोर्स की स्टडी मैट में उन्होंने कवर किया है वो कर सकते हो। तो कल AMA वालों का आएगा ABC एनालिसिस, टॉपिक वाइज मैं डिटेल में बता दूंगा। और परसों SCMP वालों का आएगा ABC एनालिसिस, वो आप देख लेना। वैसे SCMP में कोर्स ज़्यादा नहीं है, SCMP का इतना ज़्यादा कोर्स नहीं है, लेकिन मैं कर दूंगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, DT का कोर्स ज़्यादा है, DT के लिए ज़रूरत है ABC एनालिसिस की। ऑडिट का कोर्स ज़्यादा है, ऑडिट के लिए ज़रूरत है। बाकी किसी सब्जेक्ट का इतना ज़्यादा कोर्स नहीं है अगर देखा जाए तो। FR का थोड़ा ज़्यादा है, FR DT और ऑडिट, इन 3 का थोड़ा ज़्यादा कोर्स है। एक IDT का भी ज़्यादा लगता है काफ़ियों को, लेकिन IDT सब्जेक्ट सबसे बेकार सब्जेक्ट है। देखो, क्वेश्चन बैंक IDT में किसी का भी कर लो, इंस्टीट्यूट वाला कर लो, वही है क्वेश्चन बैंक, उसी के क्वेश्चन है, उसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। DT वाला क्वेश्चन बैंक जरूर कर लेना आप, वो आपके ज़्यादा काम आएगा। DT वाला क्वेश्चन बैंक, उसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन कवर्ड है। RTP MTP पास्ट पेपर के, एग्जाम पेपर के, सभी चीज़ों के क्वेश्चन कवर्ड है। ओल्ड PM जो थी उसके भी क्वेश्चन भी कवर्ड है। जो भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे, आपको हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, DT के रिवीजन वीडियो आ जाएंगे मेरे जनवरी में, May 21 नवंबर 21 के लिए। काफ़ी सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं, कुछ रिकॉर्ड होने बाकी हैं, उसके बाद मैं डाल दूंगा एक साथ। और कोस्टिंग के रिवीजन वीडियो सेम रहेंगे May 21 के लिए, नवंबर 21 के लिए। कोस्टिंग में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो अपडेटेड बैच था May 21 नवंबर 21 के लिए पहले से।
तो DT के रिवीजन वीडियो आपको जनवरी में मिल जाएंगे और FR SFM के भी जल्द मिल जाएंगे आपको रिवीजन वीडियो। तो इन 4 सब्जेक्ट के वीडियोस आ जाएंगे रिवीजन वीडियो। ऑडिट के नहीं आएंगे अभी, ऑडिट के रिवीजन वीडियो अभी नहीं आएंगे, जनवरी तक तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, फेब या मार्च में हो सकता है पॉसिबल, बाकी ऑडिट का कुछ कह नहीं सकते। ऑडिट में मैं चैप्टर हाईलाइट करवा दूंगा, सारे चैप्टर सारे हाईलाइट करवा दूंगा, बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता ऑडिट की रिवीजन वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी जो मेन सब्जेक्ट है अभी DT और कॉस्टिंग ही है, और इतना ही टाइम मिल पाता है DT और कॉस्टिंग, और एक इंटरनेशनल टैक्स में कवर हो जाती है, तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं हो पाता फिर ऑडिट को हैंडल करने का। नोट्स कर लेना इसका में मेरे फ्री नोट्स हैं, डाउनलोड करके उसमें कीवर्ड मैंने बोल्ड कर रखे हैं, वो कीवर्ड देख के याद कर लेना। देखो जो रिवीजन वीडियो आएंगे वो May 21 नवंबर 21 के लिए आएंगे। आपको किसी टॉपिक के देखने तो देख लेना, पता चल जाएगा आपको, जहाँ जहाँ अमेंडमेंट होगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये अमेंडेड है May 21 के लिए, क्योंकि मैंने बोला है उसमें वीडियोस में बोला है मैंने, जहाँ भी अमेंडमेंट आया इस साल May 21 या नवंबर 21 के लिए, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। हाँ, फेमा छोड़ सकते हो आप, एक क्वेश्चन आता है फेमा का तो छोड़ सकते हो, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है उसका, वेटेज कम है। SCMP का कल या परसों वीडियो आ जाएगा। तो चलो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। कल AMA के रिगार्डिंग वीडियो आएगा, AMA का एक तरीके से डिटेल में ABC एनालिसिस का, वो आप देख सकते हो, जो भी जिनका भी AMA का पेपर है, मतलब जो ओल्ड कोर्स वाले हैं। और परसों आएगा SCMP का डिटेल में। SFM का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, SFM में सारे क्वेश्चन कर लोगे सही रहेगा, मतलब हर कैटेगरी के, हर वैरायटी के क्वेश्चन कर लोगे, सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि SFM एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो सारी कैटेगरी के क्वेश्चन कर लोगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।